दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह सुबह उठ के आना यहाँ पे 8 बजे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। 1 साल तक मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का भी एनर्जी लेवल और मोटिवेशन किस लेवल पे होगा। तो यही एक चीज़ है जो चाहिए होती है इस प्रिपरेशन के लिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि शुरू में तो सब मोटिवेटेड होते हैं। इसी मोटिवेशन को और इसी चीज़ को कितने टाइम तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि आप जो चाहते हैं वो पा नहीं लेते, तब तक अगर आप इसी लेवल, इसी मोटिवेशन को, इसी डेडिकेशन को अगर रखते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, जहां आप बाद में अपने आप को अप्रिसिएट करेंगे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी नज़रों में आपकी में आ जाएगी। तो प्रिपरेशन के फेज़ में जब भी मैं डिमोटिवेटेड हो रहा था, तो मैं क्या है कि पोइट्री लिखता हूँ। तो कुछ पोइट्री मैं लिख लेता था, तो वो ही मेरी ही लाइंस मुझे ही मोटिवेट कर जाती थी कई बार। तो मैंने लिखा था कि जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो, दुनिया को हिला सकते हो, बुलंदियों को दूर से देख सकते हो, बुलंदियों को दूर से देख सकते हो, या बुलंदियों पर जाकर दिखा सकते हो। तो मेरा नाम राजीव दाईपुरिया है। मैं आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएटेड हूँ। मैं एक छोटे से शहर भिंड, जो कि एमपी में है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं 7th क्लास तक एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो 8th क्लास में मुझे चांस मिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र होने का। तो केंद्रीय विद्यालय एक होता है, तो हमारे शहर में कुछ साल पहले ही खुला हुआ था। तो क्या था कि वहाँ पे पहले इतना पॉपुलर नहीं था वो स्कूल, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि इसमें पढ़ना चाहिए। तो टेस्ट हुआ वहाँ पे और लकीली वो टेस्ट में पास कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पहला 1 साल, जो पहली स्ट्रगल थी मेरी लाइफ की, वो मैंने वहाँ पे की। तो वहाँ क्या था कि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्लास में। तो टीचर्स लोग जो भी पढ़ाते थे क्लास में, मैथ्स वगैरह समझ में आ जाती थी, क्योंकि उसमें इतना थ्योरी नहीं थी, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता था कि करना क्या है इसमें। तो शुरुआत में जब भी कभी भी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ रहा हूँ, तो एक सेंटेंस है तो उसमें अगर 5-6 वर्ड्स हैं, तो मैं 5-6 वर्ड्स का पूरों का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ डिक्शनरी से, रात रात भर बैठ के। तो एक एक पेज पढ़ने में मुझे 1-1 घंटा लग जा रहा है। तो इस तरह से मैंने उस साल काफ़ी स्लॉग किया और काफ़ी मतलब रोता था, रोते रोते पढ़ता था रात भर जाग जाग के। तो जो मेरे पिताजी थे वो देखते थे इस चीज़ को, तो उन्हें लगा कि बच्चा इस एज में है और इस तरह से ले रहा है तो कहीं कुछ कर ना बैठे। तो इस वजह से क्या है कि वो मुझे ये बोल दिया करते थे कि बेटा अगर तू फेल भी हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे वापस हिंदी मीडियम स्कूल में कर देंगे और तू इसको अपनी प्रेस्टीज पे मत ले। लेकिन मैं उसे अपनी प्रेस्टीज पे ही ले चुका था। और फिर उसका असर ये हुआ कि मैं वो 1 साल किसी तरह से स्लॉक करके, और लास्ट में रिजल्ट ये आया कि उस क्लास में मेरी 3rd रैंक आई। तो एकदम से जो लोग मुझे कुछ जानते भी नहीं थे, मेरा नाम भी नहीं जानते थे, उनकी नज़रों में मैं आ गया। तो इस तरह से क्या है कि मेरा मोरल बूस्ट हुआ। तो वो पहली स्ट्रगल थी जिसने मुझे सिखाया कि कोई एक चीज़ है जो इसमें आप ज़ीरो हो, फ्रॉम द स्क्रैच भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस पर अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली उसमें आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये रहा कि मैं एक बार सक्सेस का स्वाद लग गया था, तो फिर वो छूटा नहीं फिर कभी। तो 9 से लेकर 12 तक मैं अपने स्कूल के वी विंड में हमेशा हर एग्ज़ाम हर टेस्ट में टॉप करता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में मैं 12th में पास आउट हुआ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि कोई एग्ज़ाम भी होता है आईआईटी जेई करके। तो उस एग्ज़ाम के बारे में पहली बार पता लगा, और मार्क्स अच्छे थे पीसीएम में, तो किसी कोचिंग ने मुझे पूरी स्कॉलरशिप दे दी थी। उस समय आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि पिताजी सोच भी पाते कि इसको
एक दो साल के लिए पढ़ाया जाए किसी कोचिंग में 1-2 लाख दे के। बट जब पूरा स्कॉलरशिप मिल गया तो फिर पिताजी को भी हिम्मत मिली कि इसको भेजा जा सकता है कोटा। तो क्या होता था कि 2000 मतलब 12th में पहला चांस मिलता था और 12th के बाद एक चांस और मिलता था। तो मेरे लिए वो एक चांस ही पहला और लास्ट चांस था। तो वो एक पूरी साल मैंने मेहनत की। अच्छा, मेरे साथ मेरा जो एक रूममेट था वो भी मेहनत कर रहा था और मुझे कभी कभी लगता था कि वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उस मेरी मेहनत सिर्फ एक साल की नहीं थी, कई सालों से कंटिन्यूसली कर रहा था। शायद वो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं फर्स्ट पहले और अपने लास्ट चांस में ही IIT जेई क्लियर कर पाया। और फिर उसके बाद मैं IIT गुवाहाटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में पास आउट हुआ 2016 में। और फिर मैंने एक MNC कंपनी ज्वाइन की। उसके बाद मैं 3 साल तक काम करता रहा 2016 से लेके 2019 तक। और उसके बाद फिर मैंने कंपनी स्विच की और मैं जूनिपर नेटवर्क्स में चला गया। वहाँ पे मैंने 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक काम किया। फिर मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली मेरे एक बड़े भाई हैं जिन्होंने पूरी जर्नी के दौरान मुझे गाइड किया है। तो उनका कहना था कि अगर तुम्हें मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर तुम सोच रहे हो तो कॉर्पोरेट के साथ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी अभी एज इतनी हो चुकी है कि और अटेम्प्ट भी कम बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि तुम मिस कर जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही तुम्हारा हो जाए। इसमें लग सकते हैं 3 से 4 अटेम्प्ट लग सकते हैं। तुम्हें पहले से ही सोच के चलना चाहिए कि एक लंबी जर्नी है, तुम्हें उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और भी तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे प्रेशर आएंगे घर से, बाहर से, फैमिली से। तो थोड़ा सा इस चीज़ को पब्लिक भी नहीं करना था कि मतलब अगर मान लो फेलियर, एक लोड रहता है दिमाग पे कि अगर आपने ये जो चीज़ है सब लोगों को बता दी, एक बार इसको पब्लिक कर दिया, तो एक प्रेशर रहता है, दिखता नहीं है लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड वो प्रेशर रहता है और फिर वो आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप ऐसे फेज में हैं तो आप इस चीज़ को, अपनी एस्पिरेशन को ना बताएं, पब्लिक ना करें, और फिर उस पर आप मेहनत करते रहिए। सक्सेस मिलेगी तो वैसे ही सबको पता लग जाएगा। तो फिर इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की। कॉर्पोरेट में जॉब के साथ साथ वीकेंड्स पे मैं अपना 5 डेज पूरा काम करता था। मैं वहाँ पे जितना भी जो उस टाइम जो भी वहाँ भी मैं सीख रहा था। वहाँ भी क्या था कि कोई भी नया फीचर आ रहा है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उस पर भी RFCs होती हैं। तो वो RFCs पढ़नी पड़ती थी, समझनी पड़ती थी, और RFCs को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। तो पढ़ने का काम वहाँ भी चल रहा था और साथ में अपना भी पढ़ रहा था मैं। तो डबल डबल हो रहा था। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कहीं PSU में एक ऐसी जॉब मिल जाए कि रेगुलर मतलब रूटीन वर्क टाइप का हो जाए, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊंगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि 2020 में फिर मैंने ब्रेक लिया और 3 महीने मैंने सिर्फ गेट का पढ़ा। 3 महीने सिर्फ गेट का पढ़ने के बाद मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे 2021 में 77 रैंक मिली गेट में। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। पहले हमेशा मैं ये सोचता रहता था कि ऑल इंडिया मतलब इतने सारे बच्चे हैं जो दे रहे हैं, करीब इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ 80 to 1 लाख के स्टूडेंट देते हैं शायद। तो मैं हमेशा ये कैलकुलेशन करता रहता था कि पॉसिबल कैसे है पूरे इंडिया में अंडर 100 रैंक लाना, कैसे पॉसिबल है, मतलब हाउ आई विल बीट 80,000 और 1 लाख स्टूडेंट्स। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में कभी फिट ही नहीं बैठती थी। तो हमेशा यही लगता था कि होगा नहीं यार, मतलब एफर्ट डाल रहा था बट विश्वास नहीं होता था कि होगा। लेकिन फिर मैं करता रहा, टेस्ट सीरीज दी। टेस्ट सीरीज में भी ऐसा होता था कि परफॉर्मेंस नहीं आती थी। टेस्ट दे रहे हैं, 30 नंबर आए, 40 नंबर आए, तो देख के बड़ा बुरा लगता था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है भाई, मतलब मैं तो अच्छा था पढ़ने में। अच्छा, 4 साल का गैप हो चुका था, तो बड़ा बुरा लगता था मुझे। कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता था कि क्या वो कैपेबिलिटी चली गई है मेरी, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहा हूँ जो कभी होती भी नहीं थी। तो मुझे लगता था कि शायद मेरी कैपेबिलिटी चली गई है या याद करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है। तो इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है कि 30-40 नंबर आ रहे हैं, नहीं मैं ऐसा तो था नहीं। तो एक सेल्फ डाउट आ गया मन में, तो इसीलिए मुझे लगता था कि मेरा अंडर 100 रैंक नहीं आने वाली है कभी भी। बट मेरे अंदर एक चीज़ थी कि भले ही मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर मैंने किसी एक चीज़ के लिए मन से एफर्ट डालना चालू किया है तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं चाहे कितना भी बुरा लगता रहे, बैठ के सोचता रहूं, आंसू भी आ जाएं, लेकिन मैं उस चीज़ को छोड़ता नहीं था जब तक कि मैं उसको एक्सेल ना कर लूँ। तो फिर मैं टेस्ट देता गया मैं दिन में एक टेस्ट जरूर दे रहा था। दिन में फर्स्ट हाफ में मैं टेस्ट देता था
और फिर उस टेस्ट में मैंने क्या मिस्टेक्स करी, कौन सा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता है या जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं वो टॉपिक उठा के पढ़ लेता था। और जो क्वेश्चन गलत किए हैं उस पर बड़ा फोकस करता था कि ये मिस्टेक मुझसे दोबारा होनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो मैंने हर सब्जेक्ट की एक एक कॉपी बना ली। तो जो भी क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा था या जो भी नया टॉपिक था उसका मैं गेट का सारा उसमें क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर लिख देता था और डिसाइड ये किया था कि इसी को मैं रिवाइज करूंगा लास्ट में। तो ये चीज़ मेरे लिए काम करने लग गई। तो टेस्ट मैंने डेली एक एक टेस्ट लिखा गेट में, तो धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होने लग गए। इतना इंप्रूव हुए कि पहले कोई कहीं रैंक नहीं आती थी, 200-300 में रैंक आती थी मेडिसी के टेस्ट में। फिर वो इंप्रूव होते होते अंडर 50 आई, फिर अंडर 20 आई, फिर तो अंडर 10 आने लग गई, कई बार रैंक 2 और 3 भी आई। तो फिर समझ आ गया कि अब तो ये मतलब गेट तो अपना चांस है कि निकल जाए। फिर मैंने एस अकेडमी की भी टेस्ट सीरीज ली, उसके बाद में वो भी दी। तो उसमें तो कंटिन्यूसली रैंक 1 और 2 ही आती रही हर टेस्ट में, सारे टेस्ट जितने भी दिए। तो उसके बाद फाइनली जब गेट का टेस्ट दिया तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा ब्लेंडर हो गया था। मैंने 2 टेस्ट दिए थे, पहला जो एक टेस्ट था वो इंस्ट्रूमेंटेशन का था, अगले दिन ईसी का टेस्ट, ईसी का पेपर था। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का टेस्ट में देने गया तो मुझे लगा कि मैं टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, कहीं कुछ कमी रह गई है। तो मैंने जोश जोश में क्या किया, आके एक टेस्ट और दे दिया उसी दिन, अगले दिन सुबह पेपर था ईसी का गेट का। तो मैंने रात को एक और टेस्ट दे दिया। तो उसका ये असर हुआ कि सुबह जब मैं गया फाइनल पेपर देने तो मैं बहुत थका थका फील कर रहा था, बहुत टायर्ड फील कर रहा था। तो उसका इफेक्ट दिखा कि मैं पेपर छोड़ के बीच में से भागना चाह रहा था। बार बार दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मैं छोड़ के भाग जाऊं बीच में से। बट वो कैसे भी चला गया पेपर ठीक ठाक और 77 रैंक आ गई उसमें। तो फिर मैंने मतलब थैंकफुल था मैं गॉड के लिए कि चलो मेरी मेहनत कम से कम इस लेवल तक आई कि मुझे ठीक ठाक रैंक मिल गई डिसेंट। फिर क्या हुआ कि 2020 कोविड का टाइम था, तो कोई पीएसयू जॉब निकाल ही रहा था। ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी ब्रांच है तो इसमें तो वैसे ही वैकेंसी नहीं आती है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं होती है जब आप तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, ये चीज़ आपको नहीं मालूम होती और शायद नहीं बताया भी नहीं जाता है। तो जब बाद में पास आउट हो गए, रैंक आ गई, तब ये सच मेरे सामने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भाई वैकेंसी नहीं आती, कोई भी पीएसयू वैकेंसी निकाल रहा है, 4 या 5 वैकेंसी है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स की या कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो बड़ा डिमोटिवेटेड फील करता था और ये लगता था कि लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये तो आईआईटी से पास आउट और जॉबलेस है, तो ये तो बड़ा मजाक मजाक वाली बात हो जाएगी। तो 2 साल तक मैं ऐसे ही मतलब 1 साल तक सॉरी, मैं ऐसे ही मतलब सोचता रहा, बैठा रहा। तो एक निगेटिविटी आ गई दिमाग में, निगेटिविटी आ गई तो उसका असर ये हुआ कि 2021 में जो प्री दिया, मेंस दिया, तो हमेशा मैं यही सोचता रहा कि मेरा नहीं होने वाला इस साल ईएससी में, एक दिमाग में बैठ गई बात। तो असर ये हुआ कि जब ईएससी का प्री का रिजल्ट आया, तो मैंने रिजल्ट जब देखा तो पहले से ही जो दिमाग में एक सेटअप बना रखा था कि इस साल नहीं होना है, तो इतना होपलेसनेस में मैंने जब देखा तो मुझे अपना रोल नंबर ही नहीं दिखा प्री के रिजल्ट में। तो 7th को रिजल्ट आया था और मैंने देखा मुझे अपना रोल नंबर नहीं दिखा और मैं बैठ गया बिल्कुल हार मान के कि भाई इसमें तो अपना नहीं होगा। फिर 10 दिन बाद 17 तारीख को किसी का मैसेज आया कि तुम्हारा तो प्री में निकल चुका है, तुम्हारा तो प्री निकल चुका है, तुम मेंस के लिए आ क्यों नहीं रहे हो दिल्ली टेस्ट वेस्ट देने। तब एकदम से क्लिक किया कि ये कैसे हो सकता है, मतलब फिर चेक किया रोल नंबर तो पता चला कि ये तो अपना निकल चुका है प्री। तो फिर उसके बाद में 17 को पता चला और अपना सामान वामान बांध के मैंने कहा चलो दिल्ली। चलो दिल्ली, दिल्ली आए। फिर उसके बाद दिल्ली थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करी, लेकिन अच्छा ये अभी भी दिमाग में था कि नहीं होगा, वो एक निगेटिविटी चल रही थी पूरी साल। तो मेहनत कर रहा था लेकिन फिर भी ये दिमाग में फिट नहीं हो रहा था कि ईएससी में हो सकता है अपना। तो काफ़ी काफ़ी उसमें एफर्ट डाला। तो मेंस में भी ये लग रहा था इस साल तो नहीं निकलेगा, अगले साल अपन प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, तो दे ही देते हैं ऐसे ही। तो दिया मेंस और फिर आके बैठ गए कि मेंस में भी नहीं होगा। तो फिर पता चला कि मेंस में भी हो गया। फिर तो ये मैंने कहा कि ये तो मिरेकल हो रहा है कि कुछ भी दे रहे हो वो निकल जा रहा है। तो फिर मैंने कहा तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं, इंटरव्यू थोड़ा पॉजिटिवली दे देते हैं, इंटरव्यू में अपना सारा एफर्ट दे देते हैं और ये सोच के देते हैं कि हो जाएगा अपना इस साल। तो इंटरव्यू मैंने बड़ा पॉजिटिवली दिया। हालांकि मुझे क्या था कि उस टाइम में ट्रेनिंग में आ चुका था, 2022 जनवरी में मैंने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया था।
तो एनटीपीसी ज्वाइन करने के बाद मैं पहुंच गया था आंध्र प्रदेश उस टाइम पे। तो आंध्र प्रदेश में सीमांध्री में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग भी ऐसी कि वहाँ क्लासरूम ट्रेनिंग चलती है। आपको सुबह 8-9 बजे वहाँ पे बुला लेंगे और आप बैठे रहोगे वहाँ पे, पूरा क्लास चलेगी। कई फैकल्टी आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। अच्छा, पढ़ाने में भी क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल का। उसमें मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, गियर्स वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, सारे रैंकाइन साइकिल, ये सब पढ़ाया रहते हैं हमको। और सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, हर वीक टेस्ट भी हो रहा था उसका। और टेस्ट में भी 70% मार्क्स लेके आने थे। तो वहाँ भी अगर आप फेल हो गए तो वो भी एक बड़ा बुरा लगता। तो वहाँ भी आपने को मतलब पास तो होना ही था कम से कम। तो वहाँ भी थोड़ा सा अपन दिमाग लगा रहे थे। और प्री भी आ गया था उसके बाद में, 2022 का प्री आ गया था बीच में। प्री पहले था और इंटरव्यू उसके 10-12 दिन बाद था मेरा। तो ये सब करते करते वो प्री प्री के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हुए 1 महीना प्री के लिए प्रिपेयर किया था मैंने। वो भी आपको बताऊंगा कि 1 महीने में कैसे प्री निकला है मेरा। तो 1 महीने प्री के लिए प्रिपेयर किया मैंने, प्री दिया। उसके बाद मैंने मीन्स जो इंटरव्यू था उसके लिए पढ़ना चालू किया। अच्छा, इंटरव्यू के लिए क्या है कि जिन लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है वो 1-1, 2-2 महीने तक इंटरव्यू का पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, पूरा देख डालते हैं। तो मेरे पास तो 10-12 दिन थे। तो अगर मैं पॉजिटिव नहीं होता उस टाइम पे तो मैं तो सोच लेता कि 10-12 दिन में क्या ही होगा। लेकिन वो एक थॉट था ना कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 5 कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे एनालॉग हो गया, एडीसी हो गया, है ना, नेटवर्क हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मैं उठा लूंगा। इनके प्रीवियस ईयर के जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है वो मैं पढ़ डालूंगा 4-5 दिन में। और फिर 4-5 दिन में अपनी जो भी जॉब प्रोफाइल है, 4 साल जो मैंने काम किया है उसको देख लूंगा। और 1-2 दिन करंट अफेयर देख लूंगा। और बीच में जितने भी मॉक देने का मुझे चांस मिलेगा वो सारे मॉक मैं दे दूंगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मॉक इंटरव्यू मैंने सारे दे दिए। और मॉक इंटरव्यूज़ में क्या है कि थोड़े एवरेज ही मार्क्स दे रहे थे मेरे को, इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह नहीं रहे थे। लेकिन जब फाइनल इंटरव्यू दिया तो मुझे पता था कि ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और जितना बेस्ट हो सकता है वो मैं दे के आऊँगा। तो मैंने वही किया था। तो जो भी मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने वहाँ पे वो ग्रैब की इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में 2021 में मेरे थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे उस बार। तो काफ़ी अच्छा लगा था देख के। फिर उसके बाद प्री भी दे दिया था। प्री मैंने कुछ इस तरह से दिया था 2022 का, इसी इन्हीं सब के बीच में, कि कुछ भी रिवाइज करने का टाइम नहीं था। 1 महीने में आप क्या रिवाइज करोगे? 14 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और 10-11 नॉन टेक सब्जेक्ट है ईएससी के। आप कितना रिवाइज करोगे 1 महीने में? तो मैंने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि मैं रिवाइज नहीं करूँगा, मैं बस जो टेस्ट पेपर्स जो भी मुझे मिल रहे हैं वो मैं लगा दूंगा। क्योंकि मुझे 3-4 घंटे मिल रहे थे दिन में। तो 3-4 घंटे अगर मैं टेस्ट लगाने में दूँ इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग, तो वो मुझे लगता है कि बेस्ट है अपने लिए। तो वो टेस्ट मैंने दिए 3-4 घंटे दे के उसको पूरा एनालाइज। अच्छा, ट्रेनिंग चलती थी तो आके टेस्ट देता था शाम को 5-6 बजे, शाम को जब क्लास खत्म होती थी तुरंत टेस्ट देने बैठ गया। 9-10 बजे तक टेस्ट दिया, अपना जो भी है डिनर वगैरह किया और फिर अपना वापस सुबह सो के 11-12 बजे तक सुबह उठ के गए। तो क्लास में अपना वो पूरा टेस्ट एनालाइज कर दिया। जो भी 300 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, वो अपना क्लास में ही एनालाइज कर दिया। और जो भी मिस्टेक्स हैं उसको कहीं पे नोट डाउन कर लिया कि लास्ट डे पे इसको देख लेंगे अपन। तो इस तरह से अपन ने 1 महीने तक पूरा टेस्ट ही टेस्ट दिए। उन टेस्ट के थ्रू पूरा जीएससी रिवाइज रिवीजन कर दिया, उन्हीं टेस्ट के थ्रू पूरा टेक्निकल रिवीजन कर दिया। और फिर मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट मतलब डिसेंट मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया था मैंने प्री, और पता था कि प्री इस बार निकल जाएगा अपना। तो प्री का रिजल्ट आ गया तो फिर अब मेंस के लिए पढ़ना था। मेंस के दौरान भी क्या हुआ कि कोई बुक्स ही नहीं थी, वो सारी तो घर पे छोड़ आया था अपनी बुक्स। यहाँ तो बस ट्रेनिंग के लिए कैसे भी भाग भाग के आ गया ज्वाइन करने के लिए। तो अब प्री के लिए कोई मेंस के लिए कोई मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए। तो 2 महीने तक क्या करूँ पता नहीं चला। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते थे वो मैंने अभी तक लगाए नहीं थे मेंस के। तो बस वो 2 बुकलेट्स मंगाई अपनी और वो लगाने चालू कर दिए। तो 2 महीने तक जो भी टाइम मिल रहा था बस वही लगा रहा था। तो कुछ भी ऐसा जो टॉपिक है जो मुझे याद नहीं हो रहा है, फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, कहीं पे नोट डाउन कर लिया कि जब भी नोट्स मिलेंगे अपने तो इनको देख लूँगा मैं। तो जब यहाँ पे आ गया नोएडा में लास्ट में 2022 में, तो यहाँ पे फिर अपने नोट्स मंगा लिए घर से। और फिर उन नोट्स से वो उस 1 महीने में जो मुझे मिला उसमें मैंने जितना भी है 14 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो सारे मैंने उसी में रिवाइज कर दिए। और उसी में मैंने सारे टेस्ट जो पिछली साल के थे 14-15 टेस्ट वो सारे दोबारा से देख लिए। और जो चल रहे थे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही थी ऑफलाइन वो भी दे दी इसी वक्त के दौरान। तो वो एक जो महीना है वो वहाँ मैंने ये सोच रखा था कि 1 मिनट भी है अगर मेरे पास में
और ये 1 मिनट भी अगर मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ तो हो सकता है कि ये 1 मिनट मुझे 10 नंबर ज़्यादा दे जाए। तो इस तरह से मैंने अपना 1 महीने में मेंस का प्रिपरेशन पूरा कर लिया। और मेंस से अच्छा मैंने एक स्ट्रैटेजी और अपनाई थी कि मेंस में मुझे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। पढ़ तो सबने बराबर ही रखा है, मेहनत भी सबकी बराबर ही है, बट फाइनल डे पे कौन कितना वहाँ पे अटेम्प्ट करके आता है वो मैटर करता है। तो मुझे स्पीड पता था कि मेंस में स्पीड चाहिए और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो जैसे अगले दिन सुबह पेपर है तो मैं एक दिन पहले एक टेस्ट लिख दिया मैंने। लिखा इसलिए कि जिससे मेरी स्पीड आ जाए और जो गलतियाँ मैं कल करने वाला हूँ वो गलतियाँ मैं आज ही कर लूँ। तो इससे क्या हुआ कि अ, जैसे गलती मेन यही होती थी मेरी कि कोई भी टफ क्वेश्चन आ गया तो मैं उस मेरी आदत है कि मैं उस टफ क्वेश्चन को देख के छोड़ता नहीं हूँ, मैं लग जाता हूँ कि इसको सॉल्व करना ही है, उसको ईगो ईगो पे ले लेता था। तो यही 2021 में मैंने गलती करी थी। तो मैंने इससे इस गलती से सीखा कि इस बार ऐसा नहीं करना है। तो यही मैंने किया 2022 के फर्स्ट पेपर में। जो भी टफ क्वेश्चन था उसको मैंने वहाँ पे छोड़ा, तुरंत छोड़ा और अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया। लास्ट में टाइम मिला तो उसको कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी ऑलमोस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया। तो फिर पता था कि इस बार अपना मेंस भी निकल रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंटरव्यू के लिए फिर भी मैंने सोचा था कि इसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इंटरव्यू के लिए 10-12 दिन ही अपन लास्ट में रखेंगे। बीच में 1-2 एग्ज़ाम आ गए थे। एक तो ये अपना क्या बोलते हैं साइंटिस्ट का था, डीआरडीओ साइंटिस्ट का, जो कि 16 अक्टूबर को था शायद। तो मैं उसके लिए पढ़ रहा था, इंटरव्यू के लिए पढ़ ही नहीं रहा था। इंटरव्यू था 2 नवंबर को। तो डीआरडीओ के लिए पढ़ रहा था मैं, तो 24 तारीख को डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आया कि डीआरडीओ का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब क्या करें अब तो भाई अपन फंस गए क्योंकि छुट्टी वुट्टी लेके आए थे अपन, थोड़ा बीमार भी हो गए थे बीच में, तो वैसे ही प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। तो अब डायलेमा आ गया कि भाई वापस ज्वाइनिंग पे जाएं या फिर कुछ और देखा जाए। तो 16 को एक एग्ज़ाम और था एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो का। तो सोचा कि इसके लिए ट्राई किया जाए क्या। तो पहले तो ये सोचा कि यार उसमें जीएस बहुत होता है, मतलब उसमें आपको बहुत, उसमें पॉलिटी है आपकी, हिस्ट्री है उसमें, करंट अफेयर है, संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया, बहुत कुछ है उसमें याद करने के लिए। तो सोचा कि हम तो टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं, हमसे ये सब कहाँ से होगा, डेट्स कौन याद करेगा। तो पहले तो लगा इम्पॉसिबल है, फिर सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है, 5-6 दिन तगड़ा मेहनत करके देख लेते हैं, देखते हैं कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो 5-6 दिन मैंने ट्राई करके देखा ऐसे ही। तो पता चला कि डेट्स भी अपने को याद हो जा रही हैं। पूरा जो एमपी का पूरा जो मैप है उसमें जितने भी स्टेट्स वगैरह दे रखे हैं सारे, किस स्टेट की कहाँ लोकेशन है वो। अच्छा मैं पोइट्री तो करता ही हूँ, तो मुझे जो हिंदी में जैसा अपन कहते हैं तुकबंदी करना, तो मैंने क्या किया, जो स्टेट्स होते हैं ना सारे, जो भी हम हिंदी में जिसको संभाग बोलते हैं, तो संभाग मतलब एक संभाग में 10-12 जिले हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। तो उन उन संभाग के सारे जिलों को लेके मैंने 2 लाइन की पोइट्री बना दी हर संभाग के लिए। तो मेरे को पूरा मैप याद हो गया 15 मिनट में। मुझे पता था कि इस संभाग में कौन कौन से 10 जिले हैं, इनकी जो सीमाएं हैं कौन कौन से जिलों से लगती हैं। वो बड़ा बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए, मतलब पोइट्री, मतलब जहाँ भी मेरे को डिफिकल्टी आ रही है पोइट्री से काम चला ले रहा हूँ मैं। तो वो मैंने 10 10 संभाग है, 11 संभाग है, तो 11 2-2 लाइन की पोइट्री बना दी, याद हो गया पूरा। अब उससे क्या हुआ कि अगर आपको एक बार मैप याद हो गया तो फिर जीएस में तो आप मतलब बड़े आराम से जो भी करना है आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो पता चला कि 5-6 तारीख तक सारा अपन जीएस भी कवर कर चुके हैं। फिर उसको अच्छा कुछ भी नया पढ़ रहा था उसके साथ में पुराना रिवाइज भी कर रहा था उसी टाइम पे। तो जीएस याद हो गया। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं भूलना भी चाह रहा था तो भी नहीं भूल पा रहा था कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो सपने में भी वो तुरंत आंसर मिल रहा था कि ये चीज़ यहाँ पे है। तो जीएस में फिर डीएसपी रेडियो का 16 को एग्ज़ाम दे दिया मैंने। तो पता चला कि भाई अपना तो उसमें भी हो गया, 4 या 5 सीट थी जनरल की, तो 4 सीट में भी अपना जनरल में उसमें हो गया। तो उसके तो इस तरह से टाइम यूटिलाइज कर लिया मैंने, मतलब वो टाइम जो वेस्ट जा रहा था 24 तारीख के बाद में वो भी मैंने यूटिलाइज कर लिया। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एक एक चीज़ है बस उसी पे अपन फोकस करेंगे तो ही अपना हो पाएगा उसमें। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना जानते हैं और आप जानते हैं कि आपको कितनी मेहनत कहाँ पे देनी है, तो आप बीच में और 2-3 एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और क्यों नहीं देने चाहिए आपको एग्ज़ाम, जितनी अपॉर्चुनिटी है सारी लेनी चाहिए। तो उसके बाद फिर 16 के बाद 4 दिन का गैप लिया।
थोड़ा माइंड फ्रेश किया, फिर 20 तारीख से इंटरव्यू का पढ़ना चालू कर दिया। 20 तारीख से वही स्ट्रेटर्जी, अपनी 4-5 सब्जेक्ट अपने जो कोर हैं वो पकड़ लो, देख लो जो लास्ट ईयर लगाई थी काम कर गई, फिर से अच्छा गया, इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया। तो अब रिजल्ट आप लोग जानते ही हैं कि रैंक 1 मिल गई। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा था देख के कि रैंक 1 आएगी, तो बट ठीक है, मतलब लक भी होता है थोड़ा बहुत। मेहनत लास्ट साल भी की थी बट फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था लास्ट ईयर, बट वही मेहनत लास्ट साल की इस बार काम आ गई और रैंक 1 आ गई। तो लक भी होता है, समय भी इस बार अच्छा चल रहा था, तो इस तरह से जर्नी रही है। थैंक यू। तो ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया सारा कि क्या कैसे चल रहा था। अभी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग जिस फेज़ में हैं अभी, मैं डेफिनेटली उस चीज़ से गुजर चुका हूँ और वो सब मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखा है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। जी। अगर प्री नहीं हुआ जी। तो मेंस की तैयारी करते या फिर दोबारा प्री की करते? तो मैंने तो कुछ ऐसा किया था कि मेरा प्री नहीं हुआ था 2020 में, तो बीच उसमें क्या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल रहा था, कोविड आ गया था, तो मेंस थोड़ा डिले हो गया था उसकी वजह से। तो मैंने क्या किया था, प्री का नहीं पढ़ रहा था मैंने मेंस का कोर्स ले लिया था। तो मेंस का मैंने इतना डिसाइड कर लिया था कि जो भी लेक्चर्स हैं सारे वो एटलीस्ट मैं एक बार कवर कर लूँ, उनके नोट्स बना लूँ। तो मैंने वो कर दिया था उस फ्री टाइम में। मतलब मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ये थी कि कहीं भी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, टाइम की वैल्यू समझी थी मैंने, कहीं भी अगर मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेना है। मैंने ये नहीं सोचा कि प्री निकला नहीं है तो मेंस के लिए क्यों पढ़ रहे हो। बहुत लोगों ने बोला भी मुझे कि तुम्हारा प्री नहीं निकला है, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। बट मुझे पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मतलब तुम जो डिसीजन ले रहे हो उसमें तुम कॉन्फिडेंट होने चाहिए। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप उससे डेविएट हो जा रहे हैं तो ये आपको काफ़ी मतलब निगेटिविटी के साथ ले जाएगी, पीछे ले जा सकती है ये बात। तो फिर मैंने यही किया था कि लेक्चर्स कर दिए थे मेंस के पूरे, और फिर 2021 में प्री तो निकल ही गया था, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हुई ना बाद में। हालांकि मैंने 10 दिन 20 दिन लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी, बट दिमाग में ये नहीं था कि मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ कर चुका था उस टाइम में। उसके लिए ये था कि जो जो पहला अटेम्प्ट अटैम्प्ट दिया दिया था था 2020 में, 2020 में, तो ये तो ये सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल सब्जेक्ट्स तो आते नहीं बिल्कुल थे। आते नहीं थे। तो फिर भी तो लेकिन फिर भी टेक्निकल लेकिन में अच्छे टेक्निकल मार्क्स में थे अच्छे क्योंकि मार्क्स गेट थे का तो क्योंकि पढ़ ही गेट का तो रखा था। पढ़ ही रखा था। और और क्या हुआ था कि क्या हुआ था कि 2020 2020 21 में जब 21 गेट में जब क्लियर हो गेट गया था, क्लियर हो गया था, तो मैं तो घर आ गया मैं था घर उसके आ बाद गया था में उसके बाद बेंगलोर में से। बेंगलोर से। तो फिर मैंने तो फिर मॉड्यूल मैंने कोर्स लिए मॉड्यूल थे। 6 कोर्स लिए थे, सब्जेक्ट है 6 ना ये सब्जेक्ट है ना टोटल, ये जो टोटल, अपने जो गेट में नहीं अपने है, गेट में नहीं है, है ना। है ना। उसमें कंप्यूटर उसमें साइंस हो कंप्यूटर गया, साइंस हो गया, मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट हो गया। तो तो 3-3 का 3-3 मॉड्यूल का कोर्स था मॉड्यूल एक कोर्स था ऑनलाइन, एक एक ऑनलाइन, मैंने ले एक लिया मैंने था, ले लिया एक था, मेरे दोस्त एक ने ले मेरे लिया दोस्त था। ने ले लिया था। दोनों ने ऐसे दोनों ने अरेंज ऐसे करके अरेंज करके पैसे भी बच गए पैसे थे ही बच गए थे हमारे हमारे और काम भी और चल गया काम भी था। चल गया था। तो हमने तो हमने ऐसे कर लिया ऐसे था कर कि लिया था कि भाई तू भाई तू पहले दिन में पहले ये दिन में वाला ये मैं वाला लॉगिन मैं करूँगा, लॉगिन करूँगा, सेकंड हाफ में तू सेकंड ये हाफ में लॉगिन तू कर ये लियो लॉगिन कर लियो, और मैं ये वाला और कर मैं ये लूँगा। तो वाला ऐसे कर करके लूँगा। तो 6 ऐसे सब्जेक्ट करके 6 मैंने सब्जेक्ट मैंने उस उस ड्यूरेशन में ड्यूरेशन कंप्लीट में कर लिए कंप्लीट थे। कर लिए थे। मतलब नोट्स बना वो लिए थे नोट्स बना उनके। लिए थे उनके। अच्छा, मेरी अच्छा, एक मेरी एक स्ट्रेटजी थी कि स्ट्रेटजी थी कि जो भी मैं कुछ जो भी नया मैं पढ़ कुछ रहा नया हूँ, पढ़ रहा हूँ तो उसको तो मैं उसको मैं लास्ट के लिए लास्ट रिवीजन के के लिए लिए नहीं रिवीजन के रखता लिए था। नहीं रखता था। आज पढ़ा है आज तो पढ़ा उसको है तो उसको 1-2 दिन में एक रिवाइज दो दिन कर में दूंगा रिवाइज कर दूंगा मैं, और उसका और शॉर्ट उसका नोट्स भी शॉर्ट अभी नोट्स बना भी लूँगा। अभी बना लूँगा। मतलब रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन शॉर्ट कर रहे नोट्स हैं, के लिए शॉर्ट अलग नोट्स से के लिए टाइम अलग क्यों से देना, टाइम इतना क्यों टाइम देना, तो है इतना नहीं टाइम अपने तो पास। है नहीं अपने पास। तो शॉर्ट नोट्स तो उसी शॉर्ट टाइम जब नोट्स उसी अपन टाइम रिवाइज जब कर अपन रहे हैं, रिवाइज फर्स्ट के कर रहे रिवीजन हैं, कर रहे फर्स्ट हैं, रिवीजन सेकंड कर रहे हैं, रिवीजन कर सेकंड रहे हैं, रिवीजन कर रहे उसी टाइम पे हैं, अपन उसी ने टाइम पे सारे अपन ने शॉर्ट नोट्स सारे बना शॉर्ट लिए। नोट्स बना लिए। उसके बाद क्या है उसके कि बाद शॉर्ट क्या है नोट्स कि को शॉर्ट अपन नोट्स को अपन एनालाइज करते रहते इनहेंस हैं धीरे करते रहते धीरे। हैं धीरे धीरे। टेस्ट दिया, उसमें टेस्ट पता दिया, चला उसमें कि पता कोई चला कि टॉपिक हमने कोई पढ़ा ही टॉपिक नहीं हमने है। पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, मैंने कोई अच्छा, फॉर्मल मैंने कोई कोचिंग तो फॉर्मल करी नहीं कोचिंग तो है, करी नहीं बिना है, कोचिंग के बिना ऐसे ही कोचिंग खुद के से ऐसे ही खुद से थोड़ा बहुत इधर थोड़ा से ले बहुत इधर लिया, से ले लिया, ऑनलाइन उठा लिया ऑनलाइन कुछ उठा भी। लिया कुछ भी। मॉड्यूल कोर्स जो लिए मॉड्यूल थे कोर्स बस जो वही लिए थे मैंने बस किया वही था मैंने ईएस किया के था लिए, ईएस के और लिए, कुछ लिया और नहीं है कुछ लिया नहीं है मैंने। मैं। मेडिसी की क्लास में मेडिसी की कभी नहीं क्लास में बैठा कभी हुआ। नहीं बैठा हूँ मैं। ठीक है। बस डायरेक्ट बस यहाँ पे आ डायरेक्ट रहा यहाँ पे आ हूँ। रहा हूँ। तो फिर इस तो तरह फिर से इस मैंने तरह से जो मैंने 6 जो सब्जेक्ट थे 6 वो मैंने सब्जेक्ट थे वो कंप्लीट मैंने कर दिए कंप्लीट थे कर दिए थे, और रिवीजन और में रिवीजन साथ ही में साथ साथ करता ही साथ रहता था। करता रहता था। तो कुछ तो डिफ़िकल्टी कुछ लगी नहीं। डिफ़िकल्टी अच्छा, लगी नहीं। अच्छा, मशीन्स 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 एक ऐसा मशीन्स एक सब्जेक्ट है, ऐसा मुझे सब्जेक्ट लगता है, है कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को कुछ डर स्टूडेंट्स को लगता है डर लगता है सब्जेक्ट उस से। सब्जेक्ट से। लेकिन मुझे लगता लेकिन है मुझे जब लगता किरण है सर जब उसको किरण सर उसको पढ़ाते हैं, किरण सर जब किरण उसको सर जब पढ़ाते उसको हैं पढ़ाते हैं
तो शायद करण सर नहीं लिया था उस टाइम मेंस तो का। मुझे तो उनका ही मुझे पता है उनका कि ही पता है कि उन्होंने उन्होंने कोई मशीन मशीन पढ़ा था। और भी टीचर्स होंगे डेफिनेटली अच्छे टीचर्स होंगे, बट मैंने उनका बट ही मैंने देखा उनका है ही तो देखा मुझे है, अच्छा तो मुझे लगा अच्छा उनका लगा देख उनका के। देख के। तो मशीन तो से मशीन से मतलब मशीन मशीन में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। मशीन मशीन फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। अब मशीन के अब जो मशीन के डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते थे क्वेश्चंस आते थे, वो भी अपन वो भी अपन बड़े मजे से कि कि यार यार इसको इसको कैसे कैसे करेंगे, करेंगे, वो भी बड़े मजे से अपन कर ले जाते थे। डिफिकल्ट 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 क्वेश्चन लगा डिफिकल्ट दी। क्वेश्चन लगा तो दी, बहुत आसान हो बहुत गया आसान हो मशीन। गया अच्छा मशीन। मशीन्स अच्छा में ऐसा है मशीन्स कोई में भी ऐसा है क्वेश्चन कोई आ रहा है क्वेश्चन मेंस आ रहा में है मेंस तो में, मैं उसको तो छोड़ मैं नहीं उसको रहा था। छोड़ नहीं रहा था। और हो भी जाता था मेरा अटेम्प्ट और मैं उसको कर भी दे रहा था। अच्छा तो ये मशीन्स जिन डिफिकल्ट लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। जो लोगों की वीकनेस है वो मेरी स्ट्रेंथ हो गई। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है यार कौन पढ़े इसको, यार बिल्कुल अलग ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका क्या लेना देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको एफर्ट कम डालना पड़ता है लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है, ये वही सब्जेक्ट है कि आप इसमें एफर्ट कम डालो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले जाओ। क्वेश्चन भी उसमें एक जैसे ही आते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस वो लगा दीजिए, आप एक बार सारे पैटर्न कवर हो जाते हैं आपके उसमें, तो आप वो एक बार लगा देंगे तो कंप्यूटर साइंस भी आपका प्रिपेयर हो गया। और एक चीज़ और कि जैसा कि लोगों को लगता है कि आ, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो इसमें डेरिवेशन पूछेंगे मेंस में। बहुत बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट लड़के होते हैं जो गेट में रैंक 1 2 3 ऐसे लेके आते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मतलब कुछ स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। उसका रीज़न उनका ये होता है कि इसमें मतलब मेंस में तो वही अपना डेरिवेशन रहते हैं, डेरिवेशन पूछे जाएंगे, फॉर्मूले प्रूफ्स पूछे जाएंगे, तो वो ऐसा सोच के वो प्रिपेयर ही नहीं करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। जबकि मुझे लगता है कि अगर वो करें तो डेफिनेटली इसमें भी वो एक्सेल करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब हमारे प्री कंसेप्शंस हैं जो हम सुन लेते हैं यहाँ वहाँ से, हमने उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। सच्चाई कुछ और ही होती है। 2 साल मैंने मीन्स लिखा है, दोनों साल मैंने तो कोई, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई डेरिवेशन या प्रूफ उसमें किया हो वैसा। तो प्रूफ्स पूछे जाते हैं लेकिन बहुत रेयर, बाकी सब वही पैटर्न होता है जो गेट के क्वेश्चंस हैं। वैसे ही गेट में जो क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है उसको ही आपको डिटेल में 10 नंबर या 20 नंबर में सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम स्टैंडर्ड होते हैं, वो क्वेश्चन आप बार बार टेस्ट सीरीज में देखोगे, कहीं ना कहीं आप उसको देखोगे ही, 1-2 बार किया आपने वो क्वेश्चन समझ लिया कैसे होगा, तो उसके बाद उस पर ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं है, तो अपने आप आपको आ जाएगा। जब भी वो क्वेश्चन सामने आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस तरह से था। और मेंस के लिए मैंने कोई भी, हाँ एक और प्री कंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि मेंस के लिए स्टैंडर्ड नोट्स बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं जो पीछे रहते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं और मुझे लगता है उनको फ़ायदा भी होता होगा और करने भी चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा मतलब टाइम बच रहा है आपके पास में तो आप डेफिनेटली उनको लगाइए, लेकिन लगाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं इसको लास्ट में रिवाइज़ कर पाऊँगा या नहीं। क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला है शुरू से कि जो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो वो आप ये मान के चलो आपने पढ़ा ही नहीं है वो। तो अगर आप किसी नई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इसका रिवीजन कब होगा। अगर उसके रिवीजन का आपको डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो उसको पढ़िए ही मत, वो बेहतर है, आपका समय भी बचेगा और वो क्वेश्चन आपका जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये गलती मुझे लगता है स्टूडेंट्स करते हैं कि कई बार क्या है कि प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन तो लगा देते हैं, बुक्स तो पूरी सॉल्व कर डालते हैं, लेकिन उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, उसमें रिवाइज कब करेंगे आप। तो फिर इस वजह से प्रॉब्लम्स होती। तो मैंने तो कभी भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस लगाई नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स के। तो फॉर्मल कोचिंग तो मैंने कोई करी नहीं है जैसा मैं कह रहा था। तो यही था कि जैसे कोई टॉपिक मुझे नहीं भी आता है तो टेस्ट दिया, टेस्ट सीरीज में उसका क्वेश्चन देखा, तो 2-3 बार वो क्वेश्चन जब मेरे सामने आया तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही बन गया। उस कॉन्सेप्ट को उसकी कॉपी में लिख लिया बस वही, या फिर शॉर्ट नोट्स में उसको डाल दिया और फिर वो अपना रिवीजन का भी काम करता है। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो टेस्ट सीरीज ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उससे आप क्या मिस्टेक करने वाले हैं उसके वो भी हो जाएगा, और टाइम बाउंड आप जो 3 आवर्स का आपका टाइम है वो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हमेशा साथ लेके चलिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि अपनी कोचिंग चल रही है तो कोचिंग में मतलब काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो जैसे आपका फरवरी में एग्ज़ाम है गेट का, तो आपका सिलेबस मुझे नहीं लगता कि दिसंबर से पहले कंप्लीट होता होगा, नहीं होता है ना।
तो आप लोग क्या करते हैं, मतलब दिसंबर तक बस पढ़ते ही रहते हैं कि, है ना? अच्छा, क्लास अटेंड करते रहते हैं, तो आपका अभी तो वो है मतलब बहुत सारा सिलेबस है भाई। 10-11 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, नहीं होते हैं कवर। टीचर्स भी पूरा एफर्ट डालते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट सिलेबस है इतना कि वो कवर नहीं होता है। तो अब आप जैसे आपका कवर होगा, जैसे जनवरी में होगा, मान लीजिए जनवरी में ही होगा क्या, ख़त्म होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच के रखे होंगे कि जब अपना सिलेबस ख़त्म होगा अपन उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? अच्छा। और बाकी ऐसे कितने लोग हैं जो रिवीजन भी कर रहे हैं साथ में? और ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता कि ये करना है वो करना है, डिसाइड ही नहीं किया? तो देखिए कि जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मूला वही है कि आप वही पढ़िए जिसके लिए आप श्योर हो कि आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो जैसे अभी ये दिसंबर चल रहा है, तो ये वो टाइम होना चाहिए जब आप टेस्ट देने चालू कर दें। तो कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमने तो ये चीज़ रिवाइज ही नहीं करी है, तो हम इसका टेस्ट कैसे दें। इसलिए बहुत स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं कि हमने ये रिवाइज नहीं किया है तो टेस्ट कैसे दें। मैं आपको एक उल्टा उल्टा ज्ञान दूंगा यहाँ पे। उल्टा ज्ञान ये है कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे रिवीजन कीजिए। उसमें आपका घाटा क्या है, मार्क्स ही तो कम आएंगे ना। मार्क्स, अच्छा ऐसा होता है कि मार्क्स कम आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, बाद में देखेंगे अभी नहीं देंगे। तो उस चक्कर में क्या है कि एक डर बैठ जाता है मन में, उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो डर जब जब तक आप फेस नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज दे के और ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक वो फियर नहीं जाएगा। और वो फियर नहीं जाएगा तो फाइनल एग्जाम वो फियर आपको खा के जाएगा पक्का। तो इसीलिए आप टेस्ट दीजिए, भले ही आपने वो सब्जेक्ट रिवाइज किया या नहीं किया। आप जब डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस दिन टेस्ट देना है ये वाला, तो आप डेफिनेटली उस जैसे आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आज शाम को टेस्ट देना है। तो जब आपका ये फिक्स है कि मुझे आज शाम को टेस्ट देना है, तो फर्स्ट हाफ में आप डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। आप अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि भाई मेरे को शाम को टेस्ट देना, और डर है कि मेरे मार्क्स खराब आएंगे। पता है, अपनी सच्चाई पता है सबको। तो जब आप फर्स्ट फर्स्ट हाफ में आप देखना, आपका इतना कंसंट्रेशन होगा, आप एक एक मिनट आधा आधा घंटा बचा रहे होंगे। नहीं तो क्या होता है, हम रिवीजन कर रहे होते हैं बैठ के, 15 मिनट पढ़ा हमने, यूट्यूब खोला, 10 मिनट देख लिया यूट्यूब, पता चला 10 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया है। फिर थोड़ा आधा घंटा पढ़ा, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मेरे साथ भी होता है ऐसा ही। लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, आपका फिक्स है कि शाम को आप टेस्ट देंगे, तो फर्स्ट हाफ आपको पता है कि बस इतना ही टाइम, इतने टाइम में आपको रिवीजन करना है इस सब्जेक्ट का, तो पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाता है आपका। और लास्ट में जब आप सेकेंड हाफ में टेस्ट देते हैं, और टेस्ट में जब मार्क्स नहीं आते हैं, तो फिर आप उसको देखते हैं पूरे टेस्ट को कि कहाँ गलती हुई, कौन सा पार्ट रिवीजन के लिए रह गया। तो टेस्ट देने के बाद भी जो आधा दिन बचा ना, उसके लिए भी आपके पास है कुछ करने के लिए अभी, कि अभी भी मुझे कुछ और करना है, कि ये वाला टॉपिक मैं रिवाइज नहीं कर पाया फर्स्ट हाफ में, ये टेस्ट में पूछ लिया मैं नहीं कर पाया, तो उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे सेकेंड हाफ में। या फिर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आप देखेंगे कि इसमें गलत क्या किया है मैंने। तो आपका पूरा दिन यूटिलाइज हो गया कि नहीं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, सिर्फ सिर्फ एक टेस्ट का डिसाइड करने से कि आज मैं टेस्ट दूंगा, आपके कितने काम हुए, आपका रिवीजन हुआ, रिवीजन हो गया, आपने टेस्ट भी लगा लिया, प्रैक्टिस हुई आपकी, ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने एक साथ करी। अब ये 3 चीज़ें आप डेली करते रहेंगे, डेली करते रहेंगे, मतलब दिसंबर का बता रहा हूँ कि जब दिसंबर आता है, ये 3 चीज़ आप डेली कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है मैं समझता हूँ, क्योंकि आप क्लास भी कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली डिफिकल्ट है। तो आप अपनी इंडिविजुअली यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जैसे 2-3 दिन में एक टेस्ट दे दिया, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। डेली नहीं तो 2-3 दिन में एक बार आप टेस्ट दे दीजिए। तो इस तरह से है कि आप अगर इस टेस्ट को लेके चलेंगे, तो आपके 3-4 काम एक साथ हो जाएंगे। वही बात है, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। तो इस तरह से है। जी 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 जी। जो मतलब मैंने तो यही किया है कि आपकी क्लास चल रही है ना। हाँ जी। तो आप ईएससी पहले गेट पे फोकस करिए। अगर आपको लग रहा है कि ईएससी का बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हो नहीं पा रहा है सिलेबस, तो आप क्या करेंगे कि क्लासेस लेते रहेंगे ईएससी की, क्लासेस कंप्लीट करेंगे आप, और फिर आप ईएससी का पढ़ने भी लग जाएंगे।
तो आपका गेट भी ख़राब हो जाएगा, आपका ईएससी भी ख़राब हो जाएगा, दोनों ही आपके एग्ज़ाम चले जाएंगे। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको लग रहा है कि ईएससी का मैं मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप क्लासेस कर लीजिए, क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि ईएससी तो लॉन्ग रन का गेम है ना। ये आपने जो यहाँ पे क्लासेस करी हैं, आपने यहाँ पे जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है, ये आपको बाद में काम आने वाला है ना। नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप क्लासेस भी कर रहे हैं, गेट का भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल खाली हो। अच्छा मतलब उसमें ही एसी का भी आपका हो चुका है, दिसंबर में खत्म, और आप गेट का रिवीजन कर चुके हैं पूरा। 6 सब्जेक्ट हो गए हैं आपके, रिवाइज हो गए हैं। अच्छा, तो आपने टेस्ट भी देने चालू कर दिए, तो टेस्ट में आप देख रहे होंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो आप सेटिस्फाइड हैं उस परफॉर्मेंस से? नहीं है, तो उसमें कुछ कम इन द सेंस आपको क्या लग रहा है कि इसमें थोड़ा और एफर्ट डालूंगा तो हो जाएगा, या इसमें मतलब ये है कि और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा रिवाइज करना है, इन दोनों में से क्या है? अच्छा, फाइनल का बता रहे हैं आप उसमें? 50 आ सकते हैं, लेकिन आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे, तो फिर आप गेट से भी रह गए, फिर आपको लगता है एसी में भी कुछ होगा? जी। हम्म, ये कवर हो गया, बाकी के 6 सब्जेक्ट भी तो एक्स्ट्रा हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम है आपका, ये पहला है गेट, मतलब ईएससी का ये पहला अटैम्प्ट है आपका, क्योंकि आप लोग क्लासेस कर रहे हैं अभी ईएससी की, तो पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईएससी छोड़ दीजिए, लेकिन आप प्रायोरिटी गेट को दे दीजिए अभी, है ना। क्योंकि अगर आपको एक बार जॉब मिल जाएगी, और ये गोल्ड, मैं आप लोगों को बता दूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप सबके लिए। ये 2020 जो आया था, 2020 से लेकर 2022 तक का जो टाइम था, वो बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था, कोई जॉब नहीं थी। इवन जो कोर ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उनमें भी बहुत कम जॉब्स निकल रही थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हर पीएसयू कई थाउजेंड्स में जॉब निकाल रहे हैं, नंबर थाउजेंड नंबर्स में, उसी पोस्ट के लिए। इससे पहले 10 या 20 वैकेंसीज निकालता था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी। तो फिर आप गेट क्यों दे रहे हैं? जी। जी। तो फिर आप, समझ गया मैं आपकी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, फिर डाउट आपको कहाँ आ रहा है? आपकी प्रायोरिटी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। जी। 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 सम, समझ गया, लेकिन प्रायोरिटी तो आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज है ना। तो फिर आपको ये डाउट क्यों आ रहा है कि गेट करें या ऐसे करें? हाँ, गेट के लिए। जी 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 जी। 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 तो आप गेट के क्यों दे रहे हैं? आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? भर दिया है इस वजह से? तो मतलब आप ये पहला अटेम्प्ट ऐसे ही मतलब दे देंगे ये वाला, इसमें आप पूरा एफर्ट नहीं दे रहे इंजीनियरिंग सर्विसेज? तो भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फिर भी गेट के लिए करिए अगर ऐसा है तो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप सोचिए आपको चाहिए क्या, वो आप ही बता पाएंगे अपने आप को कि आपको चाहिए क्या। आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आप गेट से पीएसयू नहीं लेना चाहते हैं, और मुझे लगता है आप एमटेक के लिए भी नहीं ट्राई कर रहे होंगे फिर, तो क्लियर है कि आपको ईएससी ही देना है। फिर आप गेट लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है उससे, आप ईएससी ही दो। और ऐसा मत करिए प्लीज़। आप सब लोगों को एक बात बता दूं मैं, जब भी कोई अपन पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो भाई पहला अटैम्प्ट है, बस एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगले अटैम्प्ट से थोड़ा सीरियसली देंगे। ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि सही नहीं है। हमको हमेशा ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हमारा पहले अटैम्प्ट में ही निकले। हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत बहुत एफर्ट डालें, 1 साल बहुत होता है मेरे दोस्त, 1 साल बहुत होता है। और ये जो आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, पहली साल आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो जुनून है आप लोगों के अंदर, आप 8 बजे आके बैठे हैं ना यहाँ पे, तो 8 बजे सुबह 6 बजे उठे होंगे आप लोग, है ना। हाँ, और रात को तो मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी सोया हो, 12 बजे से पहले कोई है सोने वाला इसमें? आप 12 बजे सो जाते हैं, बहुत अच्छे। और नहीं नहीं, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है।
और सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? 5। ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं है। अगर आप 11-12 बजे से पहले सो जाते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आप 12 बजे से पहले सो जाते हैं तो आपकी नींद 5-6 घंटे में पूरी हो जाती है। आपको फिर दिन में नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 12 के बाद 1 या 2 बजे सो रहे हैं, फिर आप 8 घंटे की भी नींद ले लीजिए, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं कि आप टाइम 12 बजे से पहले सो जा रहे हैं और 5 बजे उठ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ है। आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। आप 5 बजे सुबह 5 बजे आप उठ के पढ़ लीजिए 1-2 घंटे। इससे अच्छा क्या हुआ कि आपकी 8 बजे क्लास है और आप पहले ही 2-3 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, तो वो एक रिदम बन गई आपकी, पूरा दिन वहीं से स्टार्ट हो गया आपका। आपको पता है कि अब क्या करना है, पूरा दिन कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो ये बेस्ट चीज़ है। तो अपन कहाँ थे कि रिवीजन, नहीं अभी मैंने सोने का क्यों पूछा था आप लोगों से, कुछ और बात चल रही थी अभी, स्किप हो गई, चलो कोई नहीं। तो रिवीजन का यही है दोस्त कि आपका तो फिक्स है कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज करनी है, और पहला अटैम्प्ट दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं सोचिएगा कि ये पहला अटैम्प्ट है तो हम इसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, अगले साल से प्रिपरेशन करेंगे। ये जो आपके अंदर जुनून है, ये जो आपके अंदर एनर्जी है कि आप 8 बजे सुबह आके बैठ रहे हैं, 1-2 बजे आप सो रहे हैं, सुबह आके 8 बजे क्लास करें, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एनर्जी और ये जुनून अभी आपके अंदर है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप दूसरा अटेम्प्ट लिखने जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जुनून फर्स्ट ईयर में ही था, अभी नहीं है। वहाँ से फिर आप डिक्लाइन होते जाओगे। तो इसीलिए पहला अटेम्प्ट आपको हमेशा ये सोच के देना है कि पहला अटेम्प्ट में मेरे को क्लियर करना है। उसके आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कि अगर पहले अटेम्प्ट में निकल गया तो बहुत अच्छा भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अगर पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं निकला तो जो एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है उससे आप कई गुना आगे तक का एफर्ट कर चुके होंगे, तो आप वैसे ही आगे हो गए। तो कभी भी आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हमेशा ये सोचिए कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है इस चीज़ को। ठीक है दोस्त? जी जी। ये आपका पहला रिवीजन है या सेकंड रिवीजन है? एक बार कर चुके हैं ना आप रिवाइज, तो आप एक बार रिवाइज कर चुके हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना चुके होंगे, तो फिर आप पूरा कॉपी क्यों पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़िए। कॉन्फिडेंस, तो आपने बहुत बहुत सही पॉइंट उठाया है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि हम शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हमको ये लगता है कि भाई नहीं आता है कॉन्फिडेंस अंदर से कि इस इतने से काम चल जाए कि नहीं चल जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा दोस्त, बताइए आप। मैंने आपको जो एक फंडा दिया है टेस्ट सीरीज का, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये जो भी आप फेस कर रहे हैं ना ये सब फेस किया है मैंने। मुझे लगता है कि सब चीज़ से मैं गुजरा हूँ, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि शॉर्ट नोट से पूरा कवर नहीं होगा। कैसे अब इसको वेरीफाई कैसे करें, कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब आप मैदान में उतरेंगे। तलवारबाजी सीख ली, गुरुजी ने सिखा दी, लेकिन जब तक लड़ाई के मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि उस सिचुएशन में आप तलवार चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, म्यान से निकल भी रही है तलवार की नहीं। तो वो सीन है मेरे दोस्त। अगर आप उसको टेस्ट, वो आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिर भी आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए, टेस्ट दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स कितना इफेक्टिव बनाया है आपने। तो शॉर्ट नोट्स पहली बार में परफेक्ट तो बनेगा नहीं। अच्छा, शॉर्ट नोट्स आप बना रहे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते चलिए उसमें, तो जो भी आपको कमी लग रही है, जो भी पॉइंट आपका छूट गया उसको वहाँ नोट डाउन करिए। तो इससे क्या है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शॉर्ट नोट्स पे बन जाएगा। तो फिर आपको कभी कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 2020 में शॉर्ट नोट्स बनाए थे और अभी 2022 चल रही, तब से मैं पता नहीं कितने एग्जाम दे चुका हूँ, मैंने कभी कॉपी खोल के देखी नहीं है, शॉर्ट नोट्स ही सब कर दिया है। इतना क्रिस्प और इतना परफेक्ट शॉर्ट नोट्स हो गया है मेरा कि मुझे कॉपी रेफर करने की 2-3 साल से जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके शॉर्ट नोट्स पे, और वो शॉर्ट नोट्स आपको इतना सारा बोझा लेके भी नहीं चलना है, इतने से में शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे पूरे। कहीं भी रहिए आप, जॉब पे हैं कहीं भी हैं, उसको साथ लेके चलिए, टेक्निकल आपके साथ चल रहा है पूरी साल भर, तो ऐसा कर लीजिए। ठीक है, और बताइए दोस्तों, और क्या सवाल है आपका? आप कोई भी कुछ भी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या जैसे इन्होंने बताया कोई भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है अपने ऊपर, शॉर्ट नोट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है ना, कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, ये सब हो रहा होगा आपके साथ में, सब कुछ हो रहा होगा, तो आप शेयर करिए,
हो सकता है मैंने वो उस जर्नी से गया हूँ तो मैं डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से जवाब दूंगा। हाँ जी जी। तो जी, तो आप जैसे पहला रिवीजन तो कर ही चुके हैं एक बार, तो 50-60% तो याद हो गए होंगे फॉर्मूले। जी, तो थोड़ा कुछ मिस हो गया, कोई वैल्यू मिस हो गई, तो उसके लिए यही है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो एक बार वो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, रिवीजन भी शॉर्ट नोट से फॉर्मूले का ऐसा नहीं करना है कि बस सामने रख लिया और देख रहे हैं फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला है। जब टेस्ट में लिखने जाओगे तो पता चला प्लस की जगह माइनस लगा दिया, अंडर रूट ही गायब कर दिया, स्क्वायर था स्क्वायर गायब हो गया। ये मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो इसके लिए यही है कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट नोट से, तो वो बस देखिए मत, हाथ हाथ भी चलाइए साथ में, उस फॉर्मूले को लिखिए। और ऐसा करने से रिवीजन बहुत फास्ट भी होता है और वो फार्मूला आपको याद भी हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे उस फार्मूले को तो आपको लगेगा कि मेरे को ये फार्मूला याद है, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ मिस करेंगे आप। लेकिन जब उसको देखते टाइम आप लिख भी रहे हैं तो वो आपको याद भी हो जा रहा है और वेरीफाई भी हो जा रहा है, चेक भी हो जा रहा है कि हाँ ये मैंने सही लिख दिया है, पूरा पूरा एक एक टर्म पूरा लिख दिया है। ऐसे कर लीजिए रिवाइज। जी जी, प्री आपका निकलेगा अगर आप अगर एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो मैं हमेशा अपने, चूंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया है, तो उसमें टाइम कंस्ट्रेंट तो हमेशा ही रहता था। क्योंकि ऐसा कॉर्पोरेट में ऐसा होता है मेरे दोस्त कि आप ऑफिस आवर के बाद आ गए तो ज़रूरी नहीं है आप फ्री हैं 5-6 बजे के बाद। आपको 10 बजे कोई मीटिंग रख देगा कि कोई यूएसए के हैं मैनेजर या कोई भी अपने बॉस हैं, वो उनके साथ 10 बजे मीटिंग, क्योंकि उधर का टाइमलाइन अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्री हैं, तो टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा हमेशा मेरे साथ था। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी इस तरह से चेंज की, मैंने हमेशा ये माना कि टाइम कभी भी कम नहीं होता है, चाहे 10 दिन हो चाहे 15। मैंने आपको ये चीज़ बताई, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने कितने दिन पढ़ा था, 16 दिन पढ़ा था ना। 16 दिन में जीएस कवर करना पॉसिबल है क्या? देखने में तो लगा नहीं है पॉसिबल, लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ एक नेचुरल प्रोसेस हो रही थी कि मैं जहाँ रह रहा था, यहाँ गिटोरनी में रह रहा था मैं अभी अक्टूबर में। तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि मेरी जो बालकनी थी उसमें एक पिजन था, कबूतर था, तो उसने अंडे दे रखे थे। तो मैं हमेशा डेली उठ के ये ऑब्जर्व करता था कि ये अंडा अभी है और इससे बच्चा निकलेगा, मतलब इतना छोटा सा अंडा है और बच्चा जब वो उड़ने लायक हो जाता है, मुझे लगता है 20-25 दिन में हो जाता होगा, तो इतना बड़ा हो जाता है, पंख फैलाता है तो और बड़ा दिखता है। तो मेरे लिए वंडरफुल बात ये होती थी कि इतने छोटे से अंडे में से 21 दिन के अंदर इतना इतना बड़ा हो जाता है पंछी। तो ये कैसे होता है? और होता बिल्कुल धीरे धीरे, डेली अगर आप देखोगे तो आपको चेंज ही पता नहीं चलेगा कि क्या चेंज है कल से आज में, लेकिन वो होता है। 20 दिन में जब एक अंडे से बच्चा उड़ने लायक हो जाता है, तो फिर हम पढ़ क्यों नहीं सकते 20 दिन के अंदर? तो ये साइकोलॉजी में लेके चला था और ये काम करी मेरे लिए, और 16 दिन में मैंने जीएस कवर कर लिया। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि आप कह रही थी कि 13 दिन में कैसे होगा, तो साइकोलॉजी ये, जी 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 जी, तो ये तो है, आप करेंगे, सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी भी काम करती है। हमको थोड़ा अपनी मेंटेलिटी भी चेंज करनी है, हमको अपने आप को भी फीडबैक देना है। तो साइकोलॉजी आप अपनी ये रखिए कि टाइम कभी कम नहीं होता, टाइम कभी कम नहीं होता, हमारे एफर्ट्स कम होते हैं, हम एफर्ट्स कम डालते हैं। तो आपके पास 13 दिन है ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम कम है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपका आधा एफर्ट ऐसे ही चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। आप ये सोचिए टाइम सफिशियंट है और इसमें अपना बेस्ट कर सकते हो। तो आपने गेट के लिए 8 सब्जेक्ट तो कवर ही कर रखे हैं टेक्निकल। तो आपको, अगर आपने जो बाकी के 6 सब्जेक्ट हैं वो आपको डाउटफुल लग रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कुछ नया पढ़ना है इसमें, तो आप उसको मत पढ़िए अभी 12-13 दिन में। आपके पास जो 80% कवर हो चुका है सिलेबस, आप उसको टेस्ट सीरीज के थ्रू और एक्सेल कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा पैटर्न अलग है ना गेट से टेक्निकल का, ईएससी का क्वेश्चन थोड़े अलग तरह से आते हैं। तो आप वो प्रैक्टिस कर दीजिए उसको 12-13 दिन में। फर्स्ट हाफ में आप टेस्ट दे दीजिए 3 घंटे का, सेकेंड हाफ में उस टेस्ट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो रिवाइज कर दीजिए। जीएस का भी आप ऐसा ही रखिए, जीएस अगर आपने पहले एक बार पढ़ रखा है तो उस जीएस को आप टेस्ट दीजिए और सेकेंड हाफ में रिवाइज करिए।
सेकेंड हाफ में अगर आपको टेस्ट वाला पोर्शन रिवाइज करना है तो वो करिए, नहीं आपने जो पहले फर्स्ट रिवीजन दे चुकी हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। 13 दिन बहुत होते हैं, तो आप 13 दिन 13 टेस्ट भी अगर देंगी तो बताइए आप जो और एवरेज स्टूडेंट्स आप उनसे कितना आगे का कर चुकी होंगी। तो आप इस तरह करिए जी। देखिए क्लासेस तो आपको करनी पड़ेंगी, उसका रीज़न ये है कि अगर आप जैसे आप गेट ही दे रही हैं ना, तो अगर आप सिलेबस इस साल कंप्लीट नहीं करेंगी तो फिर अगली साल करेंगी, तो अगली साल भी ख़राब हो सकती है आपकी। क्लास और सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, चाहे वो जनवरी तक जाए चाहे फरवरी तक जाए, उसको करना है। गेट का सिलेबस, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जी 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 एस जनवरी 10-12 तक, तो पूरा दिन थोड़ी ले रहे होंगे वो, 3 से 4 घंटे ले रहे होंगे आपके। पूरा पूरा दिन तो नहीं, डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, और ये एकदम से मतलब क्रिटिकल टाइम है, और इसमें अगर पूरा दिन आपका जीएस में जा रहा है तो काफ़ी मुश्किल है प्रिपेयर करना। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ, आपकी प्रायोरिटी अगर गेट है, डेफिनेटली बहुत बहुत सही बात बोली है, बहुत सही बात बोली है। उसका रीज़न ये है कि घर वाले कब तक, कितने भी अच्छे माँ बाप हों, कब तक सपोर्ट करेंगे वो आपको? 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीसरी साल के बाद बोल देगा, पिताजी बोल देंगे आपके कि भाई अब तू अपना देख ले, तेरे को प्राइवेट जॉब करनी है या पीएसयू करना है, अब हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट आपको समझ आ जाएगा कि यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वही शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जॉब लीजिए पहले। अगर आप गेट के लिए ही यहाँ पे आए हैं तो आप गेट पे पहले फोकस रखिए, आप जॉब ले लीजिए एक, आप एक जॉब ले लेंगे उसके बाद बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर ईएससी ऑल्सो। तो आप जॉब लीजिए गेट से, और आपको जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी एनटीपीसी 2-2 हज़ार तक वैकेंसी निकाल रहा है। अभी आप देखिए आई है ना, कितनी वैकेंसी आई है अभी एनटीपीसी, कितनी आई है इलेक्ट्रिकल, और ईसी में भी आई हैं शायद, ईसी में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, और बाकी पीएसयू भी निकाल रहे हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आप देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, आप सबको पता है ना, तो आप ये समझिए कि वैकेंसी आएंगी, अभी बहुत आएंगी, क्योंकि उनको दिखाना है कि जॉब्स हैं। तो इसीलिए ये मौका है आपके पास में एक जॉब लेने का। तो इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं गेट ही ऐसी, तो पहले आप गेट को प्रायोरिटी दे दीजिए, ये मेरा मानना है। बाकी मुझे लगता है आप लोग भी इतने डिसीजन ले सकते हैं, आप लोग भी इतना जानते हैं, तो आप अपने पर्सनल लेवल पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं। वैसे आप गेट को प्रायोरिटी दे दीजिए, आपके पास 1 महीना है, फिर गेट देने के बाद आपको मिलेंगे ना कुछ 10-12 दिन, उसमें आप जितना कर सकते हैं जैसे इनको बताया वो चीज़ आप लगा लीजिए अपने साथ। तो गेट आप दे दीजिए और पूरा एफर्ट लगा दीजिए गेट के लिए, जितनी अंदर जान है सारी झोंक दीजिए उसमें, आप अच्छा कर जाएंगे। जी मतलब कैसे ब्रेक्स 3 आवर्स, मतलब कैसा पूछ रहे हैं आप? जी तो देखिए दोस्त, मेरा कोई फिक्स नहीं था, जैसा एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट का रहता है बिल्कुल वैसा ही था मेरा। कभी कभी तो क्या है कि 15 मिनट पढ़े अपन, 15 मिनट बाद ही मन नहीं लग रहा पढ़ने में, यूट्यूब खोल लिया, आधे घंटे का वीडियो देख लिया, लगे हैं वीडियो देख रहे हैं, अच्छा पूरा दिन ही ऐसे निकलेगा कई कई बार तो, और फिर रिग्रेट होता है बाद में कि यार पूरा दिन निकल गया। कई कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह उठे, 8 बजे उठे, मोबाइल भी नहीं देखा, सीधा टेस्ट लगाना चालू कर दिया, कल का जो रह गया था टेस्ट रिवीज मतलब एनालाइज करना, वो लगाना चालू कर दिया, रिदम बन गई। 4 घंटे तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, 8 बजे से 9 बजे से लेके 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 1 बज गया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, इवन ब्रश भी नहीं किया कभी कभी तो 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 रिदम ऐसे बन जाती थी, तो 4 घंटे भी पढ़ लिया कभी कभी, 4 घंटे के बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर वापस बैठ गया, फिर 4 घंटे पढ़ दिया। तो कोई फिक्स नहीं होता, मुझे लगता है कि हम जैसे हैं एवरेज, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनका मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो जो एवरेज स्टूडेंट है अपने जैसे, उनका आपने भी देखा होगा, कभी कभी आप भी 3-4 घंटे बैठ जाते होंगे लगातार, है ना, कभी कभी आधा घंटा भी मुश्किल होता होगा, तो ये एक होता है।
लेकिन आप अपने आप को ट्राई करिए कि आपने आधा घंटा वेस्ट किया है तो अब आप मोबाइल रख दीजिए साइड में, बंद कर दीजिए, घर पे फ़ोन कर दीजिए कि मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड है अगर आपकी तो आप बोल दीजिए कि मैं अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ या बंद कर रही हूँ, मैसेज मत करना या परेशान मत होना, 4 घंटे तक बंद रहेगा। उसको रख दो आप साइड में और फिर लग जाओ 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ लेंगे फिर आप। जी। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है अच्छी खासी, तो और आपके पास पैसा भी है अच्छा खासा, तो तो आप भर सकती हैं। नहीं तो फिर ऐसा। जी। तो मैंने जैसा कहा आपको, मेरे साथ दोनों ही चीज़ें थी। मेरी तैयारी भी हो चुकी थी, मेरे पास पैसा भी बहुत था, तो मैंने भरा था उसको तो दे दिया फिर उसके बाद मैंने उसको। तो ये हालांकि मजाक है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब घर से तो पैसा लिमिटेड ही मिलता है दोस्तों, है ना, हम बार बार मांग भी नहीं सकते ना पैसा। और फॉर्म से आप देखते होंगे कई कई बार 800 900 1000 ऐसे फॉर्म होते हैं। तो अगर एक दो वैकेंसी है और आपके पास कोई और ऑप्शन भी है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आ गया, उसमें है कुछ मान लीजिए 50-60 वैकेंसी, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी भरा है मैंने, तो आप एक दो के पीछे मत भागिए अभी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अभी एकदम एक्सीलेंट तो ही नहीं होगी। तो आप क्या करिए कि एक चीज़ पे फोकस कर लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जैसे आपने भर दिया है, तो आप सोचिए कि मैं इसका अच्छे से पढ़ के दे दूंगी। और तो ऐसे आप कर लीजिए। एक दो वैकेंसीज वाले कई सारे अगर ऐसे आ रहे हैं और आपको डाउट है, तो अभी मत भरिए जब तक कि आप एकदम एक्सेलेंट नहीं हो जाए अपनी तैयारी में। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। वो देखिए, आप ये कीजिए कि आपके पास अगर टाइम कम है तो मीडीजी क्या करता है कि वीकली करंट अफेयर्स निकालता है, आप लोग देखते हैं क्या उसको? डेली देख लेते हैं, मतलब वीकली देख लेते हैं क्या आप लोग? नहीं देख पाते ना, मैं भी नहीं देख पाता। तो उसको आप ये कीजिए कि अच्छा, उसका आप प्रिंट करा लीजिए जितने भी अभी तक आए हैं, प्रिंट करा लीजिए, या उनकी अगर आ गई वो एनुअल वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन तो वो ले लीजिए आप। और ऐसा करिए कि आप अभी गेट के लिए भी पढ़ रहे हैं शायद, गे, गेट पे ही फोकस है, तो गेट तो आप दिन भर टेक्निकल पढ़ते रहते होंगे, तो बीच में एक दो घंटा थोड़ा बहुत कुछ खेलने का या कुछ देखने का मन होता होगा आपका, तो वो एक दो घंटे के लिए उस जो आपका एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट में आप वो करंट अफेयर्स क्यों नहीं पढ़ सकते? वो एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? उसको एज ए एंटरटेनमेंट पढ़ डालिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये याद करना है, आप ये समझिए कि आप कोई स्टोरी जैसे पढ़ते हैं ना, स्टोरी जब पढ़ते हैं तो दिमाग में ये नहीं रहता ना कि इसको याद करना है, या इसने ये बात बोली इसको याद करना है, नहीं रहता ना वो प्रेशर दिमाग पे। बस स्टोरी समझ के आप उसको पढ़ जाइए, एक बार ऐसे ही स्टोरी समझ के पढ़ जाइए करंट अफेयर्स, और एक बार दोबारा आप उसको, अच्छा जब एक बार पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन भी करिए थोड़ा बहुत, कि अच्छा ये कोई एक टर्म है, इसमें जैसे रामसार साइट्स हैं कुछ 71 72 हो चुकी हैं शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं, आप देख लेना। तो उतनी, जैसे रामसर साइड 72 जैसे एक नंबर है, उसको अंडरलाइन करेंगे ना आप कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई सब सब लोग जानते हैं ये बात। तो जो फर्स्ट बार आप पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करते रहिए ऐसे जो की टर्म्स हैं, तो जब सेकंड टाइम आप उसको देखेंगे उसी करंट अफेयर को, तो आपको पता है कि कहाँ पे नज़र मारनी है, पूरा नहीं पढ़ना है ना आपको, तो वो जल्दी हो जाएगा सेकंड रिवीजन। और पहली बार आपने जब पढ़ा है तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ा है आपने, तो 50-60% तो रिटेन वैसा ही हो गया। अच्छा, जब आप ऐसे करेंगे करंट अफेयर, तो आपके 3 से 4 जो करंट अफेयर के सब्जेक्ट है वो आपके कवर हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये करंट अफेयर्स में आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता रहता है डेली कुछ ना कुछ, इन्वायरमेंट कवर हो गया आपका, आईसीटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है उसमें, गवर्नमेंट की स्कीम्स, वो कवर हो गया आपका। और जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो करंट अफेयर रहता है, जो भी देश का जो भी पॉलिसी और स्कीम चल रही है उस पर आजकल काफ़ी पूछ रहे हैं, वो कवर हो गया आपका। और आप बताइए, एक सब्जेक्ट और हो जाता है शायद कवर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब वैसे ही जो जनरल का रहता है सब्जेक्ट वो और कवर हो जाते हैं। तो ऐसे आपके 3 से 4 करंट अफेयर के सब्जेक्ट ऐसे आपके कवर हो गए, ठीक है। अब बाकी एक दो बुकलेट उठा लीजिए, जैसे मैंने तो ऐसे ही किया था,
मैंने आपको बताया ना कि अक्टूबर में मैंने रिज़ाइन मारा था, अक्टूबर 2020 में। मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, तो तीन ही महीने मैं सिर्फ गेट के लिए पढ़ा था। तो गेट के लिए मुझे पता था गेट में लेना है इस बार रैंक, तो 3 महीने पूरा प्रायोरिटी गेट ही थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं ये छोड़ दूँ। तो मैंने क्या किया, 3 बुकलेट मंगा ली थी। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मंगा ली थी अपन ने, एक इन्वायरमेंट की मंगा ली थी, और क्या बोलते हैं आईसीटी की मंगा ली थी। तो पूरा दिन तो मैं टेस्ट देता था, जैसा आपको बताया फर्स्ट हाफ में टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया। अब क्या, अपन टेक्निकल पढ़ते पढ़ते थोड़ा दिमाग थक जाता है, हम पूरा टाइम टेक्निकल नहीं कर सकते, तो रिफ्रेशमेंट चाहिए ना दिमाग को। तो वो जो शाम को 1-2 घंटे मिलते थे, तो उसमें मैं ये जो बुकलेट्स हैं इनके 4-5 पन्ने डेली डेली एज ए रिफ्रेशमेंट की तरह पढ़ता रहता था। तो पता चला कि 3 महीने मेरे 3 जीएस के सब्जेक्ट भी कवर हो गए। तो वहाँ से मतलब ये जीएस भी मेरा कवर हो गया, और बाकी 2-3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताई कैसे करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे। और यूपीएससी 2-3 साल से आपका ये जो करंट अफेयर के में जो भी न्यूज़ आ रही है इन्वायरमेंट रिलेटेड या जो भी है, बस वही पूछ रहा है, आप देख लीजिए पेपर उठा के। आपको ज़्यादा बुकलेट में ही घुसने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर को थोड़ा प्रायोरिटी दे दीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बुकलेट भी आप एक बार पढ़ लीजिए, जैसे मैंने बताया कि आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो 1-2 घंटे आपको डेफिनेटली मिल जाओगे। पूरा मुझे नहीं लगता कि कोई पूरा 18 घंटे पढ़ता होगा, 8-9 घंटे भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तो 8-9 घंटे पढ़ने के बाद आप जो 3-4 घंटे आप जो रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, उसमें इसको एज ए रिफ्रेशमेंट ले लीजिए। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए, अब जैसे उसमें करंट अफेयर में बहुत कुछ, वो करंट अफेयर एक सी एस सी एस्पिरेंट के लिए भी यूज़फुल रहता है शायद। तो हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़। जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो चांसेस उसके पूछने के ज़्यादा हैं या कम है अपने लिए? कम है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे 7 दिन का आपका जो करंट करंट अफेयर का आया है, तो उसमें मान लीजिए 10 पेज हैं, तो आप ऐसा करिए कि ये जो 3-4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया देख लीजिए इससे रिलेटेड क्या क्या है उसमें, पहले ये पढ़ डालिए। आपको आप एक डेडिकेटेड करिए टाइम कि 40 से 50 मिनट तक पढ़ूंगा मैं। तो 40 से 50 मिनट पढ़ने के बाद कोई टाइम बच रहा है उसमें, दोबारा देख लीजिए और क्या क्या है इसमें आसपास का, जैसे इंटरनेशनल का कुछ है न्यूज़ में, या फिर जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है, बच रहा है टाइम तो देख लीजिए उसको। नहीं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आप कवर कर ही चुके हैं पहले। ठीक है, और बताइए। जी, मशीन तो किरण सर को क्रेडिट जाता है पूरा। किरण सर ने ऐसे पढ़ाया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया था वो। तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था किरण सर, लगभग जो भी जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सर किरण सर प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो बस सिर्फ कॉपी आप एक बार रिवाइज कर दीजिए, और किरण सर को बस ध्यान से सुन लीजिए, मुझे लगता है आपका मशीन स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। जी, 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 जी। अच्छा, तो आप क्लास में बैठ रहे हैं ना, तो आप एक दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप रिजल्ट की तरफ मत जाइए। आप रिजल्ट पे ध्यान, रिजल्ट से ध्यान हटा लीजिए कि गेट में होगा नहीं होगा, रैंक आएगी नहीं आएगी, इस साल एफर्ट जो दे रहे हैं अपन गेट में पास होंगे, ये दिमाग से हटा दीजिए। प्रोसेस पे ध्यान दे दीजिए। प्रोसेस आपकी क्या है, क्लासेस चल रही है ना, क्लासेस में आप कितने घंटे बैठ रहे हैं? 8 घंटे बैठ रहे हैं ना, 8 घंटे बहुत होते हैं। 8 घंटे अगर आप जो जो एक एक चीज पढ़ा रहे हैं उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप कितना कवर कर लेंगे? तो आपको क्लास में सिर्फ 30% समझ में आ रहा है जो भी पढ़ा रहे हैं? अभी इस पे अभी कितना समझ में आने लग गया है? 80%, बहुत बहुत बढ़िया, तालियां भाई दोस्तों, इम्प्रूवमेंट है। तो 80% आपको समझ में आ रहा है ना, तो वो मतलब 100 का 80% आपके क्लास में कवर हुआ कि नहीं? 8 घंटे में हो गया। और एक क्लास में कितने पेजेस भर जाते होंगे 8 घंटे में कॉपी के? कितने? 30 पेज? कोई एक लोग बता दो यार।
20 पेज 20 पेज हो जाते होंगे ना। अच्छा ये बताओ कि आज क्लास हुई, 20 पेजेस कवर हो गए, ठीक है, तो 20 पेज को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? कल कल जैसे आप बैठो रिवाइज करने, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो 1 घंटे में आपका हो गया 80% सॉलिड। बस ऐसा कर लीजिए, क्लास में 8 घंटे पूरा डेडिकेटेड हो जाइए, 80% आप समझ लीजिए। अगले दिन बीच में सुबह आप जैसे अगर उठ रहे हैं या शाम को 1 घंटा उसको रिवाइज मार दीजिए, आपका 80% सॉलिड हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रोसेस पे ध्यान दे दीजिए। तो आपका जो, अगर ये जो प्रोसेस है, तो आप जो बेसिक्स आपके क्लियर होने हैं वो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। गेट दीजिए आप इस साल हो गया, बहुत अच्छा है, तो अगली साल दे दीजिए, ठीक है ना। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। वेलकम। और बताइए दोस्तों, और मतलब कुछ हाँ बोलिए। जी, सारी चीज़ें की सब कैसे भूल जाती हैं? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ कह रही है, तो जैसे उसने बोला कि भाई अपन इस दिन को यहाँ मिलेंगे, तो वो तो नहीं भूलते होंगे ना शायद अपन। जी जी जी। हाँ, तो मेरे दोस्त, पहली बार में किसी को याद नहीं होता है। आप ये एक्सपेक्टेशन रख क्यों रहे हैं कि पहली बार में ही आपको याद हो जाएगा? ये तो किसी को, कोई मतलब हो बहुत ही ब्रिलियंट और एकदम उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी, उसकी बात अलग है। हम और आप एकदम एवरेज स्टूडेंट है, हमको पहली बार में याद हो ही नहीं सकता है। पहली बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको 20 से 30% याद होगा। दूसरी बार भी तो पढ़ेंगे आप उसको, तो जब तक आप उसको 3-4 बार रिवाइज नहीं करेंगे वो चीज़ आपको कंप्लीटली याद नहीं हो सकती। तो आप ये पकड़ के चलिए कि किसी चीज़ को आपको याद रखने के लिए 3 से 4 रिवीजन चाहिए टोटल। तो आपके हो गए 3 से 4 रिवीजन। तो बस यही है। जी 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 जी। देखिए ये मेरे साथ भी बहुत होता था। मैं जोश जोश में आके शुरू में जब सुबह उठता हूँ तो ये सोच लेता हूँ आज 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे अपन, 4 करेंगे अपन। पता चलता है कि एक में ही पूरा टाइम, पूरा दिन निकल गया। और डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो रिग्रेट तो होगी भाई, रिग्रेट होगी, और ये भी लगेगा कि ये तो कवर होगा ही नहीं जनवरी फरवरी आते आते। तो उसके लिए ये है दोस्त कि हमको पता होना चाहिए कि हमको एफर्ट कहाँ डालना है। जैसे आप वो कंट्रोल आप रिवाइज कर रहे हैं, तो कंट्रोल में पहले भी तो कुछ आप पढ़ चुके होंगे ना थोड़ा बहुत, तो सारी चीज़ें तो रिवाइज नहीं करनी होगी ना। आपको पता होना चाहिए कि कितना रिवाइज करना है उसमें। आप फिक्स रखिए कि, और ऐसा नहीं करिए, ऐसा मत करिए दोस्तों कि एक दिन में ही पूरा एक सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करना है। ऐसा टारगेट कभी लेके मत चलिए। अगर आपको पूरा एक सब्जेक्ट है उसको एक दिन में कवर करना है, वो मुझे नहीं लगता होगा कभी। आप ऐसा लेके चलिए, इंस्टेड आप ऐसा करिए, 3 सब्जेक्ट उठाइए और डिवाइड कर दीजिए 4-4 घंटे में। 4 घंटे इस वाले सब्जेक्ट को कवर करूंगा, 4 इसको, 4 इसको। ऐसे अगर आप करेंगे एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट अगर आप करेंगे टेक्निकल के, तो आपका ब्रेन भी रिफ्रेश होता रहेगा, आप बोर भी नहीं होंगे, और आप बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो ऐसे कर लीजिए एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट। जी जी जी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको जॉब चाहिए तो पहले गेट को प्रायोरिटी दे दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास फिक्स है। आप एफर्ट एक ही जगह लगा सकते हैं अभी। तो पहले गेट के क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, ईएससी के भी लगा दीजिए फिर। और अगर टाइम नहीं बच रहा है तो गेट के तो लगा ही दिए ना कम से कम। और जॉब तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको दिमाग में टेंशन नहीं होगी पीछे कि गेट भी छूट रहा है, ईएससी भी छूट रहा है। गेट अगर आपने किया, गेट के क्वेश्चन लगा दिए, तो एक चीज़ तो हाथ में आ गई ना, तो वो बैक ऑफ द माइंड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जी
आप ये कह रहे हैं कि 7 दिन में आपने एक सब्जेक्ट रिवाइज किया जैसे, तो पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का। जी जी जी। आपने 3 घंटे वाले देने चालू कर दिए हैं क्या एक आध? तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर इतना कि आप सारे 3 घंटे वाले कवर कर लेंगे, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज के आपके देने हैं, आपको देने हैं 3 3 घंटे वाले। 3 3 घंटे वाले टेस्ट 10 से 11 होते होंगे, 12 सॉरी। तो 12 टेस्ट ही मेडिसी के, 12 टेस्ट किसी और के मान लीजिए आप, तो टोटल कितने हो गए? 24 टेस्ट हो गए। 24 दिन अगर आप डेली भी देंगे तो 24 दिन तो आपको यही लग गए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 24 दिन आप सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट दे पाएंगे पूरे। 1 महीना मान के चल लीजिए 3 3 घंटे वाले टेस्ट देने के लिए, तो आपके पास है 1 महीना अभी। 1 ही महीना है मुझे लगता है बस आपके पास, है ना? तो आप फुल लेंथ ही दीजिए, वो भूल जाइए, ठीक है? रिवीजन आपका हो गया ना पूरा, तो बस उसका, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, उसका रीज़न ये है कि आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है ना। आप 3 घंटे का देंगे और 1.5 घंटे की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो आप 3 घंटे वाली ही आदत बना लीजिए अब, ठीक है? और आपको लग रहा है कि टाइम बच रहा है और ज़्यादा, तो कोई तीसरी तीसरी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसका 3 घंटे का लगा दीजिए, लॉस नहीं होगा आपका, मैं आप बता दे रहा हूँ। जो भी 1.5 घंटे वाले में जो भी पूछा गया है वो आपके फुल लेंथ वाले में कवर हो जाएगा। मेरे कभी 1.5 घंटे वाले टेस्ट पूरे हुए नहीं थे गेट के, तो मैंने 3 3 घंटे वाली लगा दिए थे सारे, 2 टेस्ट सीरीज ले ली थी। तो जो कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है बाकी टेस्ट में, आधे घंटे वाले में, 1 घंटे वाले में, सब कवर हो गया था उसमें, ठीक है? और बताइए। जी जी। तो आपका जैसे अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया है, उस फेज़ में आपको डिसीजन लेना है ना, तो आप एमटेक में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? एमटेक में एडमिशन ले लीजिए, आपका पढ़ाई भी साथ में चलती रहेगी और आपका क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली भी आपको कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है? अगर आपका प्री हो गया और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है, आप एक बार अपने आप पे इतना बिलीव करने लग जाएं कि मेरी मेंस की तैयारी ऐसी हो गई है कि मुझे 1 2 महीने फुल्ली मेंस का प्रिपेयर करने के लिए मिल जाए तो मैं मेंस क्लियर कर लूँगा, तो आप एमटेक छोड़ने का भी डिसीजन ले सकते हैं। फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी डिसीजन लेने में। मैंने किया है भाई ऐसा। मैंने जब मेरा जब प्री निकला, मैंने आपको बताया कि 2020 में ही मैं कवर कर चुका था एक बार, मतलब लेक्चर्स देख डाले थे पूरे, तो मुझे पता था कि मुझे अगर 1 2 महीने मिल जाएंगे तो मैं मेंस का अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकता हूँ। तो मैंने आईआईटी दिल्ली में एमटेक में एडमिशन ले लिया था बीच में, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रही थी पीएसयू में, तो एमटेक में एडमिशन ले लिया था। तो 1 आध महीने अपन पढ़े थे एमटेक, फिर अपने को पता लगा कि एमटेक के भी एग्ज़ाम उसी टाइम होंगे जब मेंस होगा ईएससी का, बिल्कुल उसी उसी टाइम पे पढ़ रहे थे। तो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था ये डिसीजन लेना कि एमटेक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मुझे पता था कि एम क्या है अपना, और अपने को अगर 2 महीने मिल जाएंगे तो अपन अच्छे से अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो मैंने एमटेक छोड़ दिया था फिर। मैंने काफ़ी ट्रायल एंड एरर किया था। मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का और डायरेक्शन का काम उन्होंने किया है। मतलब मैंने कभी ऐसा एम बनाया नहीं था कि अंडर 200 रैंक चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही, मतलब जैसे अंधेरे में अपन एफर्ट डालते हैं ना, अपन को पता नहीं है कि कहाँ डालना है, अपन कहाँ जा रहा है, एफर्ट ऐसे लगा रहा था एफर्ट। लेकिन डायरेक्शन उन्होंने दी मुझे कि तुमको अंडर 100 रैंक, एक फिक्स फिक्स उन्होंने दे दिया पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दिया कि अंडर 100 रैंक लानी है। तो पता चल गया उसके बाद कि कितना एफर्ट डालना है, कहाँ एफर्ट डालना है। तो आप जैसा कह रहे थे कि फिर से रिपीट करिए अपने क्वेश्चन को। जी, तो मैंने ट्रायल एंड एरर ये किया था कि पहले मैं क्या करता था कि पहले दो दो नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करता था। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन करता था, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आता था, तो मेरा पेपर छूट जाता था। पेपर छूट जाता था और पता चलता था कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ही अपन बहुत टाइम दे गए हैं, है ना? शुरू में जब अपन पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो अपना दिमाग थोड़ा सा स्लो होता है और अपनी स्पीड भी थोड़ी कम होती है ना? तो और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो वैसे ही टाइम ज़्यादा लगता है,
और सोचना ही पड़ता है, उसमें तुरंत फार्मूला आके लगा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इसमें टाइम वैसे भी लगना है और शुरू में वैसे भी स्पीड कम होती है, तो अफेक्ट नहीं पड़ा उससे ज़्यादा। तो 2 नंबर वाले में अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं आ रही थी। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुए तब तक अपनी स्पीड भी आ गई, दिमाग भी अपना एकदम से फास्ट डिसीजन लेने लग गया। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाते थे बाद में, 15-20 मिनट में, 30 मिनट में अपने आराम से 1 नंबर वाले जितने भी हैं सारे हो जाते थे, पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता था। सिलेक्ट क्यों करने हैं मतलब? अच्छा, मिक्स रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। पहले तो टेस्ट सीरीज में ऐसा ही रहता था, मतलब फाइनल पेपर में ऐसा आया था जैसा ये बोल रहे हैं कि मिक्स थे क्वेश्चंस, और मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि मिक्स है, क्योंकि मेरा तो पेपर छोड़ के भागने का मन हो रहा था। तो मैंने देखा ही नहीं था कौन सा 2 नंबर का है कौन सा 1 नंबर का है। बस मैं कह रहा था कैसे भी 3 घंटे निकल जाए मेरे। तो आप सही कह रहे हैं कि अभी मिक्स होके आने लग गए हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज तो यार मैंने ऐसे ही दी थी। टेस्ट सीरीज में तब ऐसे ही होता था कि 1 नंबर वाले सेक्शन अलग है, 2 नंबर वाला अलग है, तो वहाँ वो स्ट्रेटर्जी काम की थी। जी 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 जी। तो ये थोड़ा सा मतलब ये मुझे खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ। तो आप एक काम करिए, जो मैंने बताया, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करिए आपकी क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। डेफिनेटली जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उस पर आप 2-3 टेस्ट देंगे उस स्ट्रेटर्जी के साथ में, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उसको चेंज करिए। आप समझ जाइए कि ये स्ट्रेटर्जी काम नहीं कर रही है, कुछ सोचिए, 1-2 घंटा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए कि किस और अल्टरनेटिव क्या है। तो थोड़ा ट्रायल रन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर आप लोगों के बीच में किसी ने इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला होगा डेफिनेटली। आप में से किसी के तो मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे यार, टेस्ट सीरीज में कोई तो दे रहा होगा, मतलब छुपे रुस्तम होते हैं बहुत सारे जो बस लास्ट में पता चलते हैं। तो यार बताइए कोई खड़े होके इसका सॉल्यूशन, मुझे भी पता लगेगा। टेस्ट वगैरह तो दे रहे हैं ना आप लोग, तो आप भी तो ये क्वेश्चन से गुजर रहे होंगे ना। तो मतलब क्या क्या कर रहे हैं, आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है इसका? कोई तो बता दो भाई, मेरा भी भला हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि जब आप बैठेंगे फ्री टाइम में, लंच टाइम में, आप अपने दोस्तों से पूछिए, डेफिनेटली उनके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। जी। फिर से, गेट में अच्छा कैसे करें? तो मुझे लगता है यही डिस्कशन चल रहा था। क्या मैटर करता है? फिर से बोलिए। रिजल्ट रिजल्ट। तो रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है भाई, प्रोसेस पे फोकस ज़्यादा करना है। मैंने कहा ना आपके पास प्रेशर होंगे, बहुत सारे प्रेशर होंगे आपके दिमाग में, तो प्रेशर तो हैंडल करना सीखना पड़ेगा, और ये जर्नी आपको वो ही सिखाएगी। अगर यहाँ आप प्रेशर हैंडल करना सीख गए तो एक चीज़ तो आपने सीख ली कि लाइफ में प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो ये आप सीखेंगे जब तक घर वाले थोड़ा सा पीछे से पुशअप नहीं करेंगे, सोसाइटी वाले थोड़े बहुत 2-3 ताने नहीं मारेंगे, तब तक आग भी नहीं लगती है अंदर। रॉकेट भी ऊपर तभी जाता है ना जब नीचे से आग लगाई जाती है उसमें, है ना। तो तो, तो बस आप उसको यही समझ लीजिए कि आपके अंदर आग लगाई जा रही है, आप ऊपर तक जाएंगे, ठीक है दोस्त। बहुत सही बात बोली है भाई, मेरे साथ भी यही हो रहा था लंबे। अच्छा, एनालॉग मेरा बहुत वीक था, एनालॉग से डर लगता था मुझे, क्योंकि एनालॉग मतलब कोई फॉर्मल कोचिंग हुई नहीं है, और एनालॉग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें टीचर अच्छा मिले तो ही वो सब्जेक्ट अपने को समझ में आता है, ये तो वो सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आता। और मैंने तो कोई टीचर भी नहीं रख रखा था, तो मेरा तो एनालॉग बिल्कुल डूबा ही हुआ था। तो मैंने क्या किया भाई कि मुझे पता था कि एनालॉग मेरा वीक पॉइंट है, तो वीक पॉइंट को अपन एवरेज तो लेके आ सकते हैं ना। तो एनालॉग मैं ये करता था कि टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ कितनी भी गलती कर लो कोई लॉस नहीं होने वाला,
है कि नहीं? तो जब भी टेस्ट सीरीज आ रही है, टेस्ट और मेरे सामने एनालॉग का क्वेश्चन आ रहा है, देख के डर लग रहा है, छोड़ने का मन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कर रहा हूँ तो कोई लॉस नहीं है, नंबर ही तो कम आएंगे टेस्ट सीरीज में, है ना? तो उससे कुछ लॉस नहीं हो रहा ना। लेकिन फाइनली तो आप अगर आप कर ले गए, एनालॉग करने की आपको प्रैक्टिस आ गई, सामने एनालॉग का क्वेश्चन आया, आप बना ले रहे हैं, फाइनली आपको बेनिफिट करेगा ना वो। तो टेस्ट सीरीज में आप जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप उस टाइम में अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, है ना? एनालॉग का जैसे क्वेश्चन आ रहा है या जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको टेस्ट सीरीज में, अगर मतलब लालच में मत जाइए कि 4 क्वेश्चन और हैं मेरे पास में, अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे टेस्ट सीरीज में, इस लालच के साथ बन जाइए। आप ये ट्राई करिए कि एक क्वेश्चन है एनालॉग का जिससे मुझे डर लग रहा है, मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं इसको डेफिनेटली टेस्ट सीरीज में जब तक इसको सॉल्व नहीं करने लग जाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, तब तक जब भी एनालॉग का क्वेश्चन मिलेगा उससे हाथापाई होगी अपनी, ठीक है? तो उसमें टेक्निकल भी तो है थोड़ा, मतलब गेट गेट ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहा था, लेकिन टेक्निकल तो कवर हो रहा था ना मेरा। मतलब 2020 में शुरुआत करी थी ना जर्नी, तो वही है कि मतलब टेक्निकल थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, बट गेट के कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे। नहीं नहीं, मतलब ऑनलाइन कुछ देख लिया इधर उधर से, कहीं से कुछ नोट्स मंगा लिए, तो ऐसे करके और मेडिजी के कुछ जैसे एनालॉग का मैंने आपको बताया ना कि एनालॉग का कुछ नहीं था मेरे पास में, तो एक कोई है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिसपे कुछ नोट्स अपलोड हैं मेडिजी के, तो सॉरी, तो तो मैंने क्या किया था, वो डाउनलोड कर लिए थे नोट्स मेडिजी के, किसी ने बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रखे थे, भगवान भला करे उसका। तो तो कुछ 300-400 पेज थे उसमें, तो अपन ने बस 2-3 बार रीडिंग मार दी उसकी, टेस्ट लगा दिए उस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो इन लोग अपना स्ट्रांग हो गया। तो क्या बोलते हैं, आप क्या पूछ रही थी, सॉरी? हाँ, तो 3 महीने ऐसे ही प्लान किया था कि मैं 1 महीना दे दिया मैंने कि 1 महीने में जो जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं जो डिफ़िकल्ट हैं जैसे एनालॉग है, 1 महीने में वो कवर कर लूँगा, कहीं से नोट्स मंगा के पढ़ लूँगा। बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें मैं कहीं कुछ अलग से नोट्स पढ़ने नहीं बैठूंगा, मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक मेरा छूट रहा है या रह रहा है बस उस टॉपिक को मैं उसी को रिवाइज कर दूंगा, बस मैं ऐसे कर रहा था। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए काम करे, क्योंकि आप लोग फॉर्मल कोचिंग ले रहे हैं और मुझे लगता है लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। अगर मैंने ली होती फॉर्मल कोचिंग तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 3 अटैम्प्ट देने पड़ते। तो ज़रूरी है, कोचिंग लेना ज़रूरी है, फॉर्मल कोचिंग लेना ज़रूरी है, और बहुत अच्छा है कि आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या एक सिस्टमेटिक चीज़ होती है अपने पास, अपने को पता है कि किस चीज़ पे अपने को फोकस करना है। तो यही है, ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने किया आप भी करें, आप अपने नोट्स रिवाइज करिए, आपको जो भी सर ने पढ़ाया आप उसको पहले देखिए, नोटबुक में आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो देख लीजिए आप, तो इस तरह से। मैं पूरा ही सिलेबस लेके चला था, मतलब टेक्निकल के भी सारे और जीएस के भी सारे। जी जी। तो क्लास में जैसे आप बैठ रहे हैं 8 घंटे, तो मुझे लगता है अच्छा, तो आप ये करिए कि तो आप क्या कहते हैं, तो आप ऐसा कर लीजिए 40 मिनट जो आप बाद में यूटिलाइज करो वो पहले यूटिलाइज कर लीजिए। तो 40 मिनट आपको वीडियो देखना है ना, मन भर के देख लीजिए आप पहले 40 मिनट, उसके बाद मोबाइल बंद करके रख दीजिए साइड में, फिर आप मोबाइल मत छूइए, 1 घंटे आप बैठ जाएंगे मुझे लगता है उसके बाद। बोलिए बोलिए। तो उसको टालना नहीं है भाई, उसको टालना नहीं है, थोड़ी जिद होनी चाहिए अंदर,
कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक खाना भी साइड में। तो थोड़ी सी जिद होनी चाहिए दोस्त अपने अंदर, कि जब तक आप जिद नहीं करेंगे तब तक जो चीज़ डिफ़िकल्ट है हमारे लिए वो हमको डराती रहेगी। तो आप क्या कहते हैं कि जो 3-4 क्वेश्चन से आपका भागने का मन हो रहा है कि बाद में करेंगे, तो आप इसको समझिए कि आपका मन नहीं चाहता है कि डिफ़िकल्ट चीज़ पे लगे वो, तो उसको बार बार पकड़ के लेके आके बिठाना पड़ेगा कि बैठ, अभी ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही खाना है, उसके बाद ही पीना है। तो ये थोड़ा सा जिद आप करेंगे तो मुझे लगता है आप कर जाएंगे, आप बैठ जाएंगे 1 घंटा। ठीक है, थोड़ा सा जिद लेके आइए अपने अंदर, थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट पे ले लीजिए ये चीज़ कि 3-4 क्वेश्चन है मेरे को डरा रहे हैं भाई, है ना। तो ऐसे थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट पे ले लेंगे आप तो हो जाएगा। तो उस जो डिफ़िकल्ट है उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट है या उसकी अप्रोच डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन की क्या डिफ़िकल्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट है तो कॉन्सेप्ट तो आप एक बार समझ लेंगे तो फिर वो डिफ़िकल्टी चली गई। तो अगर कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए उसका, तो वो तो एक ही बार में चली जाएगी डिफ़िकल्टी। और अगर उसकी अप्रोच डिफ़िकल्ट है, उसमें कुछ ट्रिकी पार्ट है, तो आप उसको एक, मुझे नहीं लगता आप एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा, आपको एक ही बार में आ जाना चाहिए। जी, एक बार में नहीं आ रहा तो 2-3, मतलब आप उसको पकड़ के मत बैठिए कि बस यही इसी पे ध्यान लगाना है, पूरा फोकस लगाना है। एक बार वो क्वेश्चन सामने आ गया उसको आप एक बार देख लीजिए, और अगर वो आपका एक बार में आपको समझ में आ गया उसको बस वहीं पे छोड़ दीजिए, कहीं नोटबुक में देख लीजिए। दोबारा कभी टेस्ट सीरीज में वो एनकाउंटर होता है तो टेस्ट सीरीज में आप उसको दोबारा से देख लीजिए, नहीं बन रहा है तो एक बार और देख लीजिए। बाद में जब आप रिवाइज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया ना, टेस्ट सीरीज के भी आप जो क्वेश्चन हैं उनको कहीं नोट डाउन करिए जो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो बाद में जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन आप दोबारा से देखेंगे ना, तो उस टाइम आप उसको ट्राई कर लीजिए एक बार, लेकिन उस पर पूरा एफर्ट मत डालिए, पूरा एफर्ट पूरा टाइम उसमें मत डालिए। ठीक है दोस्त। जी जी। आ, दोस्त जब एक बार हमको पता चल जाता है कि हमको क्या करना है, जब मतलब कई लोग ऐसे होंगे जिनको मोटिवेशन दूसरों को देख के आती होगी कि ये कर रहा है तो इसलिए ही मेरे को करना है, या घर वालों ने भेज दिया कि भाई गेट निकाल लो या ये ऐसे कर लो तो इसलिए आ गए अपन यहाँ पे। तो जब मुझे ये लगता, मेरे साथ में ये केस था कि मैं किसी चीज़ को तब तक नहीं करता हूँ जब तक उसकी मोटिवेशन या उसका रीज़न मेरे अंदर से ना आए। तो मेरे लिए यही था कि जो ईएससी का मोटिवेशन था या ईएससी का रीज़न था वो मेरे अंदर से आया था। तो मुझे पता था कि मुझे क्यों करना है ईएससी, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं फेल भी हुआ, मेरा अगर फाइनल हुआ भी नहीं, सारे अटेम्प्ट अगर ख़त्म भी हो गए, तो भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा इस बात का, क्योंकि मैंने ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया उस चीज़ में। तो अगर आप मतलब सेल्फ रीज़न है, आपको खुद से पता है कि क्या रीज़न है जिस लिए आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि मोटिवेशन की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत हम डाउन होते हैं, डिप्रेस फेज में होते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको कुछ देखना चाहिए, और ऐसे लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उस फील्ड में। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब 2021 का मेंस चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत भयंकर तरीके से मैं बीमार हो गया था। तो मतलब फीवर आ रहा था 6-7 दिन तक, और फिर उठा नहीं जा रहा था। तो फीवर में आप लोगों ने देखा होगा बड़ा आलस आता है और पड़े रहने में मज़ा आता है अपने को, कि बेड पे पड़े रहो। तो 6 दिन तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा, बेड पे पढ़ नहीं रहा, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर एकदम से एक दिन स्ट्राइक किया कि अभी तो मैं मतलब बड़ा आलस में, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन 20 दिन बाद जब पेपर होगा, मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं साल भर दुखी रहूँगा इस बात के लिए। तो अभी मैं अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेता हूँ, और अगर मैं बैठ जाऊँगा 3-4 घंटे, सर में भी दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अगर पढ़ लूँगा तो ये दर्द तो चला जाएगा, मैं भूल जाऊँगा इसको, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तो हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा। तो ऐसे केस में अपन यही कर सकते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते हैं और बैठ सकते हैं ऐसे करके। तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि हम ये जो सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, और जो भी हमारी माइंड है, मन है, इसको हमको थोड़ा अपने कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कहाँ अपने को, अच्छा नींद का भी ऐसा होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि नींद है या फिर आलस है। ये हम सुबह उठ रहे हैं, जैसे किसी दिन क्लास नहीं है तो पता चल रहा है हमको आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम सो रहे हैं, आज ही क्यों आ रही है नींद, वो नींद नहीं होती, वो आलस होता है।
तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये आलस है या नींद है। तो ऐसे आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे साइकोलॉजी भी बहुत काम करती है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको अपने दिमाग को भी फीडबैक देते रहना है। तो कुछ इस तरह से। जी, तो मेरे लिए ये था कि कॉरपोरेट में मेरे को मज़ा आ रहा था काफ़ी। वहाँ की जो लाइफस्टाइल है कि एक महीने में अपन गए किसी बढ़िया से होटल में, बारबेक्यू में गए और पार्टी करके आ गए वहाँ पे, है ना, ये वहाँ पे बहुत होता है। और 4-5 महीने में अपन किसी टूर पे चले गए कहीं पे, जो भी क्या बोलते हैं, 1-2 दिन के लिए अपन आउट स्टेशन चले जाते थे, बेंगलोर में ही कहीं पे। तो ये लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी थी। और शाम 2 दिन मिलते हैं आपको, सैटरडे संडे मिलते हैं, तो आप उसमें काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं कहीं, और बाइकिंग हाइकिंग करके मतलब कहीं दूर घूमने जा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, मतलब मज़ा आ रहा था इस चीज़ में, ऐसा नहीं है। और जो काम भी दे रहे थे ना कॉर्पोरेट में, वो सारा काम मतलब 3-4 साल में जो भी मुझे काम मिल रहा था ना, ऐसा नहीं था कि मैं उसको कर नहीं पा रहा था। हार्डली मैं रिमेंबर कर सकता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा मोमेंट होगा कि मुझे कोई काम दिया गया उसको मैंने टाइम से पहले नहीं किया हो। मैं अपना पढ़ भी रहा था तो भी अपना काम टाइम से पहले कर ले रहा था। जैसे वहाँ पे डेडलाइन चलती है कॉर्पोरेट में कि आपको ना ये काम 2 वीक के अंदर करना है, ये बग एक 5 दिन के अंदर रिजॉल्व करना है। तो मैंने कभी डेडलाइन मिस नहीं की उस चीज़ के लिए। तो कॉर्पोरेट में सब सही चल रहा था। मोटिवेशन यही थी कि मेरे को अंदर 3-4 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कुछ और करना चाहिए। तो मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया, कैट की कोचिंग ज्वाइन कर ली, और 3-4 महीने मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया। वो 3-4 महीने जब अपन ने कैट के लिए प्रिपेयर किया तो अपन बहुत बुरी तरह फेल हो गए उसमें। अपना मतलब 70% कुछ आई कैट में। तो पता चला कि नहीं यार, ये वो चीज़ नहीं है जिसके लिए अपन परेशान हो रहे थे। तो फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। तो एकदम से ईएससी का स्ट्राइक किया कि ईएससी है, हाँ ये इसके लिए पूरा एफर्ट डाला जा सकता है। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम सेट हो गया कि यही वो एग्ज़ाम है जो जिसके लिए मुझे पूरा एफर्ट डालना है। तो मैं उसके लिए लग गया बिल्कुल। और फिर मेरे अंदर कोई दूसरा थॉट नहीं आया कि इसके अलावा भी मुझे कुछ करना है। एकदम क्लियर था कि ये निकालना है, और इसके लिए जो भी चाहिए, जॉब भी इसके लिए चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जॉब लीव करनी पड़े इसके लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को कहीं जाके 10-12 हज़ार में काम करना पड़े किसी कंपनी वंपनी, छोटी कंपनी में, या कहीं पे पढ़ाना पड़ जाए ट्यूशन व्यूशन, वो भी चलेगा। मतलब कुछ डिसीजन लेने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि इसके लिए जो जो पापड़ बेलने पड़ेंगे सब बेल लूँगा मैं। तो ऐसा था। तो इस तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था भाई कि थोड़ा पता था कि अपने को अपना बैकग्राउंड भी पता होता है ना थोड़ा बहुत। ऐसी थोड़ी अपन डिसीजन ले लेते कोई भी। अपने को पता है कि अपन थोड़ा टेक्निकल में शुरू से अच्छे रहे हैं, आईआईटी भी निकला है अपना, तो ये पता है कि टेक्निकल अच्छा है अपना। तो शुरू में यही लगा था कि ये टेक्निकल एग्ज़ाम है तो डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी करने में इसको। तो कॉन्फिडेंस था कि निकल जाना चाहिए अगर इस पे एफर्ट डालेंगे तो। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज चूज़ किया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, और सिविल्स एक ऐसी चीज़ है कि ऑलरेडी मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत लास्ट स्टार्ट करी थी। मैं हमेशा ये कहता था कि जब लोग सेटल होने का सोचते हैं तब मैंने अनसेटल होने का डिसाइड किया था। तो मेरे आसपास लोग सेटल हो रहे थे, शादियां कर रहे थे, उस टाइम मैं जॉब छोड़ने का सोच रहा था। तो लोग मुझे तो ये भी कह रहे थे कि ये बहुत हार्ड डिसीजन है, ये पछता सकते हो बाद में, अभी जॉब मत छोड़ो, कोविड भी चल रहा है। तो ऐसा था। तो सिविल सर्विसेज के लिए भी अपन जा सकते हैं, लेकिन सिविल्स में ऐसा है कि भाई कुछ श्योर नहीं है। 2-3 साल तक आप, या तो गेट अल्टरनेटिव है ना, गेट से जॉब मिल जाएगी अगर आपने जॉब छोड़ी तो। सिविल्स में क्या है कि आपको 2-3 साल में कुछ नहीं भी मिला, सिविल्स नहीं निकला, तो मतलब आपको और एफर्ट पड़ सकते हैं। बीच में अगर आपको जॉब छोड़नी पड़ी, मान लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको लगता है कि अब थोड़ा सा मैं विदाउट प्रिपरेशन मतलब विदाउट जॉब कर सकता हूँ, तो आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आपके पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है कि आप, जैसे यहाँ गेट अल्टरनेटिव है तो कुछ और पकड़ के आप जॉब ले लो बीच में। तो वो मुझे अपने केस में नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ईएससी को चूज़ किया था। मतलब डिसीजन भी अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा वाइज डिसीजन लेना, मतलब एकदम से जोश में आके कुछ नहीं करना है, जोश में आके जॉब नहीं छोड़नी है। जब तक आप अपन ये नहीं देख लें कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं, 2-3 साल अगर विदाउट जॉब रहना है तो खुद को सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं, जब तक ये पूरे पैरामीटर्स आप खुद के लिए सेटल ना कर लें तब तक जॉब ना छोड़ें। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं सब आए बाय चारों तरफ देख के, सारी कंडीशन समझ के, तभी आप उस डिसीजन को लीजिए।
तो इस तरह से दोस्त, ये दोस्त जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में ही बोला कि आप जो भी करते हैं उसको आप डिस्क्लोज मत करिए पब्लिक में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करूँगा, आप ये मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो तो यही है कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप अपने मन में रखिए, उसके लिए एफर्ट डालिए। बाकी लोगों को आप बताएंगे, उसमें लॉस ये है कि देखो उनकी गलती नहीं है, जिन लोगों को आप बता रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं उनकी गलती नहीं है। गलती ये है कि आप प्रेशर ले जाएंगे, आप उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे, तो गलती अपनी है, उनकी गलती नहीं है। कोई कुछ बोलेगा, आपका दिमाग 4 दिन तक खराब रहेगा, आपको लगेगा इसने ये कैसे बोल दिया, तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमको प्रेशर झेलना नहीं आता है ना। जिस दिन आपको लगे कि हम इतने काबिल हो गए हैं कि कोई कुछ भी बोले हमें असर नहीं पड़ेगा, हमारा दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि सब झेल जाएगा, सारा जो भी निंदा और प्रशंसा जो भी है सब झेल जाएगा, तो फिर आप बता दीजिए सबको चिल्ला के कि भाई जा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तब तक मत बताइए जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये झेल पाऊँगा। तो जैसे गीता में एक जगह बोला हुआ है कि जो भी निंदा है और स्तुति है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। तो अगर उस स्टेज में अगर आप पहुंच जाते हैं तो फिर जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि इसको सूर्यास्त होने से पहले मार दूंगा, घोषणा कर दी थी उसकी, नहीं तो मैं अग्निदाह कर लूँगा। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि वो मार लेंगे, तो इसीलिए तो डिस्क्लोज किया था ऐसे करके। तो आपको जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाए डिस्क्लोज करिए कि मैं सीएससी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जी नहीं, मतलब मेरे दिमाग पे थोड़ा ये चढ़ गया था ना कि अभी आईआईटी क्लियर हो गया तो अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो ये बहुत गलत चीज़ है, मतलब मेरे दिमाग पे चढ़ गई थी ये, तो 3-4 साल मैंने उस चक्कर में अपने ऐसे ही निकाल दिए, जो कि एक बहुत मतलब बैड डिसीजन था मेरा। हालांकि आपको पहले कॉलेज में जब आप हैं तो वो ही आपके लिए बेस्ट टाइम है आपको डिसाइड करने का कि क्या करना है आपको। जो लोग अर्ली डिसीजंस ले लेते हैं, अर्ली डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या करना है, जिनको पता है कि सीएससी करना है, एएससी करना है, तो कॉलेज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए करना उसको। तो फेलियर्स भी मिलेंगी ना 1-2 साल, तो ये फालतू के प्रेशर नहीं रहेंगे आपके पास में कि घर से कुछ आ रहा है, जैसे घर से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है या घर से शादी के लिए पुशअप कर रहे हैं, तो ये सब प्रेशर नहीं रहेंगे आपके दिमाग में। जब आप लेट स्टार्ट करेंगे तो ये फालतू के प्रेशर भी आपके पास रहेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा ये होगा कि आप कॉलेज के साथ में ये प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। तो इसको यहाँ पे एंड करें फिर। थैंक यू।